अब सबसे पहले ऐसे में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट एक्चुअली एन एक्सपर्ट in teaching essay. I am just going to share some tips on how to write essay and how did I write essay in my attempts. ठीक है, कुछ मेरा अपना एनालिसिस है जो कि मैंने इसमें कुछ ऐड किया है, तो उसके ऊपर भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं और किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जेनेरिक कि जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल क्या गलतियां करते हैं ऐसे के अंदर, ये आज हम देखेंगे ऐसे लिखने के लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कभी फोकस ही नहीं करते कि अच्छा ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसे लिखने के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप ओवरऑल किस तरह अपने स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके ऐसे को पास करवाती हैं या आपके ऐसे को फेल करवाती हैं। अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स अवेलेबल हैं ऐसे को पढ़ाते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आप रिकमेंड कर दें, तो इसमें मेरा अभी तो किसी को रिकमेंडेशन करने का मूड नहीं है और मैं पर्सनली ऐसे के लिए अभी अभी फ़िलहाल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीजंस मल्टीपल हैं कि लास्ट ईयर मैंने रिकमेंड किया एंड देन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डिड नॉट क्वालिफाई ऐसे एंड देन दे आस्क्ड मी कि आपने रिकमेंड किया था तो हमने उनको ज्वाइन किया और हम फेल हो गए। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एट ऑल फॉर ऐसे, इट्स योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर अटेम्प्ट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये गाइड कर सकता हूँ कि भाई पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, आपने ऐसे किस तरह अगर तैयार करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं। ठीक है जो, अब सबसे पहले हम देखेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट्स। एग्जामिनर रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही एग्जामिनर्स जिन्होंने आपके ऐसे मार्क किए होते हैं उनका क्या एनालिसिस है कि क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो क्यों स्टूडेंट्स को फेल करते हैं और किस तरीके से आप इन गलतियों को पहले अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट ऐसे की देखें, डिफरेंट सी एस एस 2019, 18, 17, 16, इनकी हमारे पास एग्जामिनर रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं आपके सामने कि सी एस एस 2019 में एग्जामिनर कहते हैं कि कैंडिडेट्स ने जी क्रैम्ड राइटअप प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स फेल टू रीच इवन 1200 और 1300 वर्ड्स और रिक्वायरमेंट किया 2500 वर्ड्स की। उसके बाद कैंडिडेट्स दे लैक ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल एवेलुएशन एंड डिस्कर्सिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्कशन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ और रियलिटी, तो आप उसको अपने क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, आर्गुमेंट्स के साथ आप उसको जस्टिफाई करो या उसके अगेंस्ट जाओ। ठीक है, आपके पास क्रैम्ड नॉलेज तो होना चाहिए लेकिन उसको आपने उस रेलिवेंट टॉपिक के साथ भी लिंक अप करना है। इसके अलावा उसने, ये तो उसने कहा कि कंटेंट से रिलेटेड मिस्टेक्स नहीं, उसके बाद उसने कहा वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हैं, वर्ब टेंसेस के अंदर मिस्टेक्स हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब की मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम लिखते हुए बहुत ही लेंथी सेंटेंसेस लिखने लग जाते हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस को हम ऐड कर देते हैं एंड के साथ, और एट द एंड आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, उसका आपके साथ लिंकेज आप उसका डिस्टर्ब कर देते हैं, तो एट द एंड आप मिस्टेक्स करते हैं ग्रामर की। उसके बाद रीडिंग ए रेट रिकग्नाइज्ड न्यूज़पेपर वर्क ऑफ वेल नोन ऑथर्स एंड मैगजीन मस्ट बी इनकरेज। तो ये उसने ओवरऑल जो है वो सजेशंस दी हैं। अब इसके बाद अगर 2018 में देखें उसमें क्या था, उसमें कहा है कि दैट वर ऑब्जेक्टिव नेचर, जो टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव नेचर के थे, रिलायंस ऑन क्रैम नॉलेज, डल मोनोटमी एंड रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन वाज ऑब्जर्व्ड। यानी एक ही तरह का क्रैम नॉलेज, उसको आप बजाय इसके कि बेहतर तरीके से यूज करते, उसको एम्प्लॉय करते अपने आंसर्स में, एक ही मोनोटमी और रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन, वही ये कि घिसा पिटा जो मटेरियल मिल जाता है सबको, वही उन्होंने कहा कि आपने क्रैम करके लिख दिया। फिर 2017 में आ जाओ। और
ठीक है। अच्छा, 2017 में भी वो यही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर अनेबल टू आइडेंटिफाई द डोरमेंट कंटेंशन इन द टॉपिक, यानी टॉपिक को समझ नहीं सके, रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की है, और ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नजर आई हैं उसे। 2016 में भी वही कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं है, एंड मैनी आंसर स्क्रिप्ट्स एस्पेक्ट्स मेंशन इन द आउटलाइन वर नॉट डिस्कस इन द एसे। तो ये कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को सम अप करें तो ये मैंने आप लोगों के लिए समरी बनाई है कि एग्जामिनर के नज़दीक वो आपके ऐसे फेल क्यों करता है। कुछ ग्रामर एस्पेक्ट्स रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ कंटेंट रिलेटेड हैं, कुछ स्ट्रक्चर रिलेटेड मसले हैं। अब ग्रामर एस्पेक्ट्स रिलेटेड मैंने एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग निकाली है, यहाँ पे पेस्ट की है। कहता है कि जी रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक तो आपका ये मसला है उसने बताया। फिर उसने कहा ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलती हैं, और उसने कहा कि भाई आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही नहीं पता। तो अगर ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी तो आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का ऐसे जो है वो निकल सकता है। ये सबसे मेजर जो है वो उसने फ्लो मल्टीपल टाइम्स उसने हाईलाइट किया, हर एग्जामिनर रिपोर्ट में नजर आया है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि कंटेंट रिलेटेड में आर्गुमेंट्स जो हैं दे लैक रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स, और इसके अलावा क्रैम नॉलेज को आपने एक ही मोनोटोमी के तरीके से, यानी एक ही घिसे पिटे तरीके से, जो कि ऑलरेडी कॉपी हुआ होता है मवाद, और जिस तरह हम लिख रहे होते हैं एक फैक्ट को, उसी तरीके से हमने ऐड किया है। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज लास्ट में लिखता है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में जो आपने आउटलाइन लिखते हैं आप वही पॉइंट्स मिस कर देते हैं ऐसे को लिखते हो। इसका मतलब है वो ऐसे पढ़ता है, और हम उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते आउटलाइन लिख के और उसको चीज़ों को स्किप कर दें एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द ऐसे। तो ये कुछ उसकी समरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट कैसे डेवलप करें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे ग्रामर कैसे करें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे उसके बाद कि किस तरह ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर करें। ये तीन जो मिस्टेक उसने निकाली हैं हम उसी पे बात करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से तो कोई चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। मतलब वही जो एग्जामिनर की रिपोर्ट है उसने जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की हैं हम उन्हीं को ओवरकम कर लेंगे, और हमारा जो है वो ऐसे पास हो सकता है। अब सबसे पहले उसने कहा कि जी आपने ग्रामर के बारे में बात की, ग्रामर के बारे में हम अभी आएंगे। उसके बाद उसने कहा कि कंटेंट जो है ना उसके ऊपर मसला हमें नज़र आता है स्टूडेंट्स के पास, जो वेल रिसर्च ओरिएंटेड उसके पास डाटा नहीं है, और वो डाटा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सिमिलर टाइप का हर कैंडिडेट के पास है। तो उसमें कोई यूनिकनेस या एक क्रिटिकल थिंकिंग यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंटेंट कैसे इकट्ठा करें, और किस तरह जो है ना वो डाटा को बिल्ड करें। अब इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं वही आपको बताऊंगा जो मैंने किया। जो बाकी कर रहे हैं मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह बाकी करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम कंटेंट किस तरह डेवलप करें, अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। एक चीज ये है कि जो CSS का ऐसे है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल 11 सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे एक साइड पे एंड योर अदर 11 सब्जेक्ट्स एट वन साइड। अब द थिंग इज कि आपने 11 सब्जेक्ट्स में से आपने चीज़ों को लर्न भी किया है, आपने उनको क्रैम भी किया है, और आपने उनको अंडरस्टैंड भी किया है। तो दीज थिंग्स विल रिजोल्व योर इशू ऑफ बिल्डिंग कंटेंट। ठीक है। अब बेसिकली आपने क्या करना है, आपने अपने जो कंटेंट बिल्ड करने के लिए करंट अफेयर्स जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। अब जैसे 2024 में ऐसे एग्जैक्ट सेम वर्डिंग के आए हैं जो कि आपके चल रहे थे कंटेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आपने अपना जो करंट अफेयर्स के जो आपकी डायरीज हैं, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपने नोट्स बना के उसको याद करना है। तो आपके जब तक करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आपकी ग्रिप नहीं है टॉपिक्स के ऊपर, और अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हुए, तो आप बेहतर तरीके से कंटेंट डेवलप नहीं कर पाएंगे। जितनी मर्जी इसमें आप सेशन ज्वाइन कर लें, या जितने मर्जी आप जो हैं वो नोट्स कॉपी करा रहे हैं लोगों के, लेकिन जब तक आपके अपने नोट्स करंट अफेयर्स टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड नहीं होंगे तो आपके
जो है कंटेंट डेवलप नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर भी इसी तरह तैयार करना है जिस तरह आपने करंट अफेयर्स के ऊपर तैयार करना है। अब यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, आप लोगों ने तो ज्वाइन किए हुए हैं सेशन शुरू से ही, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों सब्जेक्ट्स को रख देते हैं जी हम, या स्पेशली करंट अफेयर्स को, कि हम ना इसको दिसंबर में देख लेंगे। अब उसका इसका इम्पैक्ट क्या आता है? चलें, दिसंबर में देखने का फायदा तो हो गया कि आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मिल गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब आप पूरे थ्रू आउट द ईयर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों की, आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं अपने ऐसे राइटिंग के लिए, तो आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी आप साइमल्टेनियसली ऐसे की थीम्स भी तैयार कर रहे हैं, और आप जो है इसके अलावा सीए को भी इग्नोर कर रहे हैं, और सीए को एंड के लिए आपने छोड़ दिया। तो आपके माइंडसेट में कहीं ना कहीं होगा कि अच्छा ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं जब करूंगा तो मैं इसके ऊपर ऐसे भी लिख लूंगा। तो दैट इज अ वेरी शॉकिंग, इसके ऊपर हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन है, और ये एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि आप जो है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को इग्नोर करके आप थीम्स को तैयार करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे के थीम्स हैं क्या? अब ऐसे के थीम्स यही हैं जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा तो नहीं है। या वो ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड पूछ लेगा, ट्रेड वॉर अभी आ गई, या वो इसी तरह आपके जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के बारे में पूछ लेगा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड पूछ लेगा, यही चीजें पूछेगा। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है ऐसा? मेन चीजें हमारी यही हैं। अब पाकिस्तान अफेयर्स में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर, एनर्जी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तो आपके ऐसे की थीम्स भी यही हैं। तो आप बजाय इसके कि ऐसे के थीम्स पे फोकस करते रहें, आप इन दोनों सब्जेक्ट्स पे पहले आपने फोकस करना है। तो ये चीज आपकी एक नंबर वन स्टेप है आपका कंटेंट बिल्ड करने के लिए। अब सेकंड इसमें क्या चीज है जो आपका कंटेंट हेल्प करता है बिल्ड करने में? वो है आपका स्पेसिफिक थीम्स। अच्छा, अब इसमें देखें कई स्टूडेंट्स का जेंडर नहीं है। अब जेंडर नहीं है तो जेंडर एम्पावरमेंट पे कई दफा क्वेश्चंस ऐसे के अंदर आते रहते हैं, तो आप उस पर तैयार कर लें। किसी का एनवायरनमेंट साइंसेज नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा वो ज्यादा एफर्ट लगा के उसको कवर कर ले। तो कुछ आपने स्पेसिफिक थीम्स कवर करने हैं, और इसको हम कौन से स्पेसिफिक थीम्स कवर करेंगे? आपने ऐसे का पास्ट पेपर्स इनको देखना है सबसे पहले। अब पास्ट पेपर्स को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन से आपसे ऐसे पूछा जा रहा है। अगर मैं एनालाइज करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाता है, कभी इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाता है, कभी जेंडर से रिलेटेड आ जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आ जाता है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, वर्ल्ड में, उसके ऊपर आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा लिटरेरी टॉपिक्स तो सेपरेट है ना, वो तो बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक्स हैं। मैं ओवरऑल जेनेरिक टॉपिक्स की बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ ली, मीडिया के ऊपर भी पूछ ली। तो ये आपके डिफरेंट, जब आप एसेस को एनालाइज करते हैं, आपने क्या करना है कंटेंट इकट्ठा करने के लिए? आपने जो लास्ट 20 ईयर्स के लास्ट आपके जो ऐसे हैं, आपने पहले उनको प्रिंट करके अपने पास रखना है। फिर आपने उन 20 ईयर्स के एसेस को खुद एवेलुएट करना है कि अच्छा ऐसे आप कौन कौन से टाइप के रहे हैं, किस किस तरह के आ रहे हैं, कौन कौन से एसेस में रिपीटिशन आ रही है। जहां जहां रिपीटिशन आ रही है उसको अपनी नोटबुक के अंदर उन हेडिंग्स में, उन डोमेन्स के अंदर उन एसेस को शॉर्टलिस्ट करें। और जब वो आप सारा काम कर लें, शॉर्टलिस्ट कर लें, तो फिर आप इन डिफरेंट डोमेन्स को जो आपके करंट अफेयर और पाक अफेयर के एक्स्ट्रा हैं, यानी कुछ इनके ओवरलैपिंग होते हैं, उनको आपने इन्हीं के साथ कवर करना है जब भी आप टॉपिक्स करेंगे। लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा है आप उनको सेपरेटली स्पेसिफिकली कवर कर लें। तो इस तरह आपका जो है वो कंटेंट भी बन जाएगा, और आपके पास डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा। इसमें जो मेरी एक आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन यही है कि आपने वीकली कोई एक थीम को कवर करना है। अब आपके पास बहुत टाइम है, फरवरी तक। आप वीकली एक थीम के ऊपर कवर करें, ऐसे को कलेक्ट करें, पास पेपर से देखें कौन से डिफरेंट ऐसे आए हैं, उसके ऊपर थीम के ऊपर डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आप डिफरेंट आउटलाइन लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें और एवेलुएट करें। तो इस तरह हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। अब पास्ट पेपर्स क्या कहते हैं? अगर हम पास्ट पेपर्स के अंदर देखें, तो ये मैंने पास्ट पेपर्स निकाले हैं आप सबके लिए, मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे।
अब देखें जी 2025 में जो पास पेपर, अगर हम देखें कि क्या हम थीम्स कवर करके ऐसे को कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जो मैंने आपको चीज़ कही है कि अगर हम डिफरेंट डाटा इकट्ठा कर लें करंट अफेयर, पाक अफेयर और स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर, तो क्या हम पास पेपर के एसेस को एनालाइज करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो द आंसर इज डेफिनेटली यस। अब अगर आप इसमें देखें पास पेपर्स को एनालाइज करें, मैंने आपके सामने जो है वो लिखा है यहाँ पे। अब देखें रिफोरेस्टेशन आ गया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। आपने अगर ग्लोबल वार्मिंग की हुई है, प्रिपरेशन की हुई है, तो रिफोरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी क्यों है? रिफोरेस्टेशन इट इज द वन काइंड ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितने भी उसके इश्यूज हैं, ये उसका जो है वो सोल्यूशन है। आपने उनके साथ इसको लिंक कर देना। तो लाइक 2025 में दैट इज वेरी मच टू द पॉइंट, आपका एक ऐसे कवर हो गया। फिर इसके बाद इस हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियंस। अब ये वर्ल्ड मोरालिटी ह्यूमन राइट्स के ऊपर आ गया है। अब इसमें आपको पहले पता होना चाहिए इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और वो कैसे पता हो सकता है? करंट अफेयर्स, आपने टॉपिक तैयार किया हुआ है, आपको पता है भाई क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर, कौन कौन से इश्यूज हैं। फिर क्यों ये टेस्ट केस है वर्ल्ड कॉन्शियंस का? क्योंकि दुनिया इस पे नहीं बोल रही, मोलैरिटी यहाँ पे नजर नहीं आती, यहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आते, यहाँ पे हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स नजर आती है, यहाँ पे हमें स्टेट इंटरेस्ट नजर आते हैं। ट्रम्प का रिसेंट विजिट इन मिडिल ईस्ट, उसमें भी से आप चीजें निकाल के इसके अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये दूसरा टॉपिक भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है। उसके बाद फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। तो आप पास पेपर्स देखें, वुमेन का आप एक साल छोड़ के, एक साल 2 साल में कभी ना कभी लाजमी रिपीट होता है ये टॉपिक। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सॉरी। तो आपने डेमोक्रेसी की डोमेन तैयार की होगी, पाकिस्तान अफेयर्स में डेमोक्रेसी तैयार की है, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी तैयार की है, तो दैट कैन इजिली हेल्प यू इन आंसरिंग दिस ऐसे। और इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर बात कर ली, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ली। तो मतलब 5 ऐसे, हम सिर्फ इन्हीं डोमेन स्पेसिफिक से रिलेटेड अगर हमारे पास कंटेंट है तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। और ये 2025 के ऐसे 2024 में चले जाएं तो उसमें आप देखेंगे, उसमें तो बहुत ज्यादा जो है वो करंट अफेयर्स आ जाता है। सी पैक आ गया, ठीक है। अब किसी ने सी पैक और इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स देखा हो, जो आईमैक जिसे कहते हैं, तो ये तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके ऊपर डाटा ही नहीं था। अब आपने देखना है कि किसके ऊपर डाटा भी ज्यादा है, लेकिन ये टॉपिक करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स को मैंने कवर करवाया था। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अरब इकोनॉमीज, अब ये COP28 से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स एंड पाकिस्तान, अब ये भी करंट अफेयर्स में ब्रिक्स का बड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था 2024 के CSS से पहले, बड़ी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर था। तो उसने ऐसे में भी ये चीज पूछ ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई ये 2022-23 में भी उसने इससे रिलेटेड पूछा, दोबारा उसने पूछ लिया। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, ठीक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, अब डिफरेंट उसने इसमें जो है वो थीम्स से रिलेटेड टॉपिक पूछे हुए थे, तो आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। 2024 में से भी हमने देख लिया। अब 2023 अगेन अनकन्वेंशनल सा पेपर था, इसमें भी कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर से रिलेटेड कम मिल रहे थे, इसमें लिटरली टॉपिक ज्यादा थे। अब जैसे ऑनलाइन लर्निंग इसमें बता दिए, नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफर मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड एक उसने टॉपिक पूछा। फिर पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तो दोबारा उसने IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कौन हैं उससे रिलेटेड पूछ लिया। तो इसमें भी 2 टॉपिक जो है वो हम निकाल सकते थे अगर हमने ये चीजें कवर की हो। 2022 की बात करें तो 2022 में अगेन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका करंट अफेयर जिसका अगर याद है ग्लोबल पॉलिटिक्स हो क्या रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह इम्पैक्ट होती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से, तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये दोबारा देखें 2025 में भी ये उसने क्वेश्चन पूछ लिया। इसके अलावा 2022 में भी है। एनालिसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, तो ग्लोबलाइजेशन एक एक रिकरिंग थीम है, ठीक है, वो पूछ लिया। डिजिटल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एक एस्पेक्ट पूछ लिया। तो इन अ शॉर्टर वे, इन अ सिंपल समराइज अगर हम इसको करें, तो ऐसे के टॉपिक्स इतना
मुश्किल नहीं है, इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है और इसको बड़ी इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन 2025 में कुछ ऐसे के टॉपिक्स मैंने भी प्रिडिक्ट कर दिए थे और पीएमएस में भी प्रिडिक्ट कर दिए थे। तो प्रिडिक्शन इज नॉट अ बेसिक इशू। आपका कंटेंट बिल्डिंग इज नॉट अ बेसिक इशू। आपके पास ऑलरेडी ये कंटेंट है, जब आपने ये सब्जेक्ट्स इजीली तैयार किए हुए हैं और आपके पास इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है, तो आपके पास जो कंटेंट से रिलेटेड इशू था वो खत्म हो गया। अब मैंने जो आपका एक इशू सबसे पहला बताया कि कंटेंट से रिलेटेड, तो वो आपका इशू खत्म हो गया हुआ। ठीक है, अब आपके पास आपने ये रखना है, अब याद रखना है अपने माइंड के अंदर कि भाई आप सबके पास कंटेंट है। आप आपके पास जिसने काम करना है वो डोमेन्स को एनालाइज करे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। वीकली एक डोमेन आप करें या फोर्टनाइटली एक डोमेन करें तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। और हर एस्पेक्ट में तैयार करना है। और डोमेन तैयार करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, पास्ट पेपर्स का एनालिसिस आपने लाजमी करना है। उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट एसेज आए हुए हैं, आपने उनको नोट डाउन करना है और फिर देखना है अच्छा ये डोमेन्स आ गई हैं, अच्छा और किस किस्म की डोमेन्स आ सकती हैं उसकी स्पेसिफिक, उस मेन थीम से रिलेटेड, और उसको तैयार कर लेना आपने। ठीक है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास पूरा उसकी कलेक्शन होगी और ये नोट्स आपके अपने होंगे, किसी और के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। अच्छा अली ने किया हुआ तो मैं अली से ले लूंगा, दैट इज नॉट वर्किंग इन ऐसे। ऐसे के अंदर आपके अपने ही नोट्स काम आएंगे। अब इसमें किस तरह आप कलेक्ट करें? अब इसमें सबसे पहले आप अपनी करंट अफेयर्स की डायरी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स में समझाया था कि आपने डिफरेंट जो भी टॉपिक्स हैं उसको जैसे जैसे हम कवर करते जा रहे हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं, तो जो जो भी डेवलपमेंट्स आएगी आपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी करवाया पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, तो इसमें कोई अगर नेक्स्ट डेवलपमेंट आती है या आपको कोई नेक्स्ट आर्टिकल अच्छा मिल जाता है तो आप उसके अंदर इजीली उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जैसे कश्मीर का टॉपिक है या पाकिस्तान इंडिया न्यूक्लियर डेटरेंस है या डेटरेंस है या बिलिग्रेंस ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आ सकता है ऐसे, और डेफिनेटली आएगा। तो ये तो आपकी चीज बिल्कुल 100% तैयार होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मेजर थीम्स यानी जो आपको लगता है कि अच्छा आपने एनालिसिस करना है, जेंडर उसने पूछ लिया है, मे बी डेमोक्रेसी दोबारा पूछ ले, क्लाइमेट चेंज दोबारा पूछ ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ ले, मीडिया पूछ ले, ह्यूमन राइट्स पूछ ले। तो आपने देखना है कि ये डोमेन जो करंट आ रहे हैं वो हमने लाजमी तैयार करने हैं, चाहे उसके ऐसे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, बट दैट डजेंट मैटर, आपने वो डोमेन्स लाजमी तैयार करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिटरेरी टॉपिक्स का क्या करना है? उसके अंदर तो कोई डोमेन्स नहीं होते। अब लिटरेरी टॉपिक्स मैं कैसे तैयार करता था? मोस्टली मेरे जो जहाँ से मैं पढ़ने जाता था उन्होंने कुछ मुझे ट्रिक्स बताई थी करने की। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं ऐसे का टॉपिक इसमें बताऊं जो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं डिफरेंट ऐसे के टॉपिक्स, जैसे 2023 में है द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स। अब अगर ये टॉपिक है द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, तो अब इसमें डिफरेंट आप इसमें तरीके यूज कर सकते हैं। वाई, क्यों फूल बोलता है और वाइस क्यों सुनते हैं। फिर उसके बाद इसका, इसके अलावा हाउ, डब्ल्यूज की हैं, व्हेन, कब फूल बोलते हैं, इसके डिफरेंट आपके जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स है। इसके अंदर से आप डोमेन्स निकाल सकते हैं, इसके अंदर से आप हेडिंग्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद फूल स्पीक्स, आपको पता है कि नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप इसके ऊपर भी एक हेडिंग बना सकते हैं। वाइज लिसन्स, इसका क्या पर्पस है, क्यों ये सोचते हैं, क्यों लिसन करते हैं ये? बिकॉज दे लिसन एंड देन दे रिप्लाई, दे कीप देयर दे कीप देयर इमोशंस अंडर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा एक कैलकुलेटेड रिप्लाई देते हैं, बिकॉज दैट इज द इंडिकेशन ऑफ वाइज लिसन्स। अब इसका जो है, इसका लेसन्स क्या हो सकता है कि क्यों जो है वो हमें सुनना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा इसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको गुड लिसनर बना सकती हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आप एक लिटरेरी टॉपिक्स को सोच सकते हैं। लेकिन ये एस्पेक्ट आपके डेवलप कैसे होंगे? हाउ, दैट इज द मेन क्वेश्चन, कि हम इन चीजों को
डेवलप कैसे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अपना नॉलेज कैसे बिल्ड करेंगे, आउटलाइन कैसे बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेहतर जो आंसर है वो है रीड सम क्लासिक लिटरेचर। अब क्लासिक लिटरेचर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासिक लिटरेचर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, कलेक्शन ऑफ एसेज एंड राइटिंग, ये जी हमने सी एस एस सी एस एस एंड पी एम एस एस्पायरेंट्स के लिए जो मेरे बैचमेट हैं सर सलान, उन्होंने इसको कंपाइल किया हुआ है। अब आपने इसका क्या करना है, इनको रीड करना है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे, इसमें डिफरेंट जो एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ, ऑफ दैट, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। अब आपने बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है इनके ऊपर। इन रिवर्स इंजीनियरिंग से आप लिटरेरी टॉपिक्स को इजीली डिकोड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, इसका मतलब है आप इसको रीड करें ऑफ ट्रूथ, और हर पैराग्राफ को आप हेडिंग देते जाएं, हर पैराग्राफ को आप हेडिंग देते जाएं कि अच्छा मैंने इसको रीड किया है, इस पैराग्राफ को, तो इसकी हेडिंग ये बन रही है। तो फिर आप ऑफ ट्रूथ की अगर आप इसको रीड करें या ऑफ फ्रेंडशिप इसको रीड करें, हर पैराग्राफ को आप हेडर्स दें, उसको एक स्ट्रक्चर उसका समझें कि उस पैराग्राफ, क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर एक लेसन गिवन होता है, एक आर्गुमेंट गिवन होता है, या एक टॉपिक के अराउंड बात चल रही होती है। तो आपने क्या करना है, आपने जब जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको लिटरेरी टॉपिक्स करने में बहुत मसला आता है, समझने में मसला आता है, तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू करें। आप ये जो लिटरेचर के आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर भी किया हुआ है। आपने इन टॉपिक्स को, इन एसेस को पढ़ना है, और इनके जो पैराग्राफ्स हैं उसको आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसमें तो कुछ एक ही पैराग्राफ है, किसी में मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो हर पैराग्राफ का लेसन क्या है, उसके अंदर किस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, यानी आपने इस पैराग्राफ की करनी है प्रेसिंग। यानी आपने इनको रीड करके इन पैराग्राफ की क्या करनी है, प्रेसी करनी है, और इनको आपने एक टॉपिक, इसका टाइटल देना है। अब आप एक ऐसे को पढ़ के, जो ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही मायानाज और बहुत ही रेवर्ड हमारे जो हैं राइटर्स हैं, हम उनके एसेस पढ़ के, उनके पैराग्राफ पढ़ के हम उनको टाइटल दे रहे हैं, और हम उससे क्या करेंगे, अपनी आउटलाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इस किस्म के टॉपिक्स अपने ऐसे से निकालेंगे, पास ऐसे पेपर से निकालेंगे, और हम इसी तरह की जो आउटलाइन हमने एक इन एसेस की बनाई है, हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। इससे क्या होगा, इससे आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, अच्छा ये लिटरेरी टॉपिक्स है, इसको हम एक्सपैंड किस तरह कर सकते हैं, कितने पैराग्राफ में इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, भाई उसने किस तरह एक्सपैंड किया था, हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक मैंने आपको बताई है, और ये बहुत ही बेहतरीन एक हमारी टेक्निक है। ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, इसमें जान लगती है, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रेसी करनी पड़ती है, शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये नहीं है कि आप किसी का सेशन सुन लेंगे और वो आपको बता देगा। इसके अंदर खुद ही आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आप ये खुद ही काम करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। आप देखेंगे आपका इसमें मल्टीपल जो है वो आपकी चीज़ें कवर होंगी। मल्टीपल चीजें आपकी कैसे कवर होंगी, एक तो आपको आउटलाइन का जो है आइडिया हो जाएगा कि किस तरह बनाते हैं आउटलाइन। ठीक है, आपको फिर एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। आपको साथ साथ प्रेसी भी तो आ रही है करनी, आप प्रेसी करते रहेंगे कि अच्छा मैंने तो इतने रीडर्स पैराग्राफ पढ़ के मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो यही चीज आपके माइंड में अनकॉन्शियसली फीड हो जाएगी। और जब आप अपने पैराग्राफ लिखेंगे तो आप अपने पैराग्राफ के अंदर जो मिस्टेक्स आपने देखी होंगी, जो आपने लेसन्स इन इस एक्टिविटी से, इस सारी चीज़ों से लर्न किए होंगे, आप उनको यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम जो है वो कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं दोनों चीज़ों पर। लिटरेरी टॉपिक्स का भी मैंने बता दिया आपको, और करंट अफेयर, पाक अफेयर वाले टॉपिक्स का भी बता दिया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी, कि कैसे हम जो है ये कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। अब आई थिंक अगर कोई जो एक सीरियस कैंडिडेट है, वो इन चीज़ों को फॉलो करे, तो बहुत बेहतर अपनी परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव कर सकता है, और उसको किसी मेंटोर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। तो ये मेरी एक सजेशन है जो आप लोगों ने अपने लिए जो है उसको समझ लेना है।
और अपने लिए उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सर एक आउटलाइन मुझे लिख के दे दें या मुझे एक पैराग्राफ लिख के दे दें, भाई मैं नहीं लिख सकता। मैं बहुत पुराना बंदा हो गया हूँ इसमें, मैं अब चीज़ें भूल गया हूँ। मैं मुझसे तो एक सिंपल पैराग्राफ नहीं लिखा जाता, वो अलग बात है, कभी कभी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर ऑफ ऐसे ऐसे मैं ऐसे पढ़ाता भी नहीं हूँ, और ना ही मैं ऐसे के ऊपर कोई गाइडेंस देता हूँ। तो आप अगर मुझे कहें ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको आउटलाइन लिखना सिखा दूंगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। लेकिन उसके बाद उसको एवेलुएट कराना है, और आप एवेलुएशन से चीजें ज्यादा लर्न करते हैं बजाय इसके कि खुद किसी से सुने, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। अच्छा जी, एक चीज हमने डिस्कस कर ली। अब इसमें एक और चीज तो मैं आपको बताना भूल गया कि अब आपके पास वो एक अवेलेबल है टूल जो कि मेरे पास नहीं था, और उसको हम कहते हैं चैट जीपीटी। और ये जो आपके जो हैं ये राइटिंग इंजन हैं, एनी सर्च टूल, ठीक है, एनी टूल लाइक चैट जीपीटी, इसमें डीप सीक वट एवर इट इज, वो मर्जी, और एनी टूल आप इसमें कर लें। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने इसको कहना है, आपने जैसे एक, आपने, आपको मैंने क्लासिक लिटरेचर की ऑफ ट्रुथ मैंने दिया, आपने ऑफ ट्रुथ को रीड किया, आपने उसकी आउटलाइन बना ली, खुद ही से रीड करके उसकी आउटलाइन बना ली पैराग्राफ से। अब वही आपने कॉपी करके ना, ये वाला आपने उसका टेक्स्ट कॉपी करके आपने इसको दे देना है। इससे कहना है, भाई तुम जो है ना एक प्रोफेशनल ऐसे एग्जामिनर बन जाओ, और तुम मुझे जो है ना इस ऐसे के डिफरेंट पैराग्राफ्स को जो आप पेस्ट करेंगे उसको रीड करके मुझे उसकी एक आउटलाइन बना दो। अब एक आउटलाइन चैट जीपीटी आपको बना देगा, एक आउटलाइन आपकी होगी। आपने क्या करना है, अच्छा इसने ये भी पॉइंट ऑफ एंगल निकाला जो मेरा मिस हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें से आपने क्या करना है, लर्न करना है और इनकॉर्पोरेट करना है अपनी आउटलाइन के अंदर। और ये चीज़ आपने रिपीट पे लगा देनी है, यानी आपने रेगुलरली ये चीज़ फॉलो करनी है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास अपना टीचर भी है, एवेलुएटर भी है, और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, यू जस्ट हैव टू यूज देम। और ये अगर आप यूज कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये हमने कंटेंट की बात कर ली, ठीक है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी तक किसी ने बताया होगा कि हम चैट जीपीटी को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है ग्रामर। अब ग्रामर को किस तरह बेहतर करें। ग्रामर एक आपका जो है ना वो डेमोक्रेट स्वॉर्ड है। भाई मेरे से लिखते हुए इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं बोल रहा होता हूँ तो आपको पढ़ा रहा हो तो कई दफ़ा इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता हूँ लंबा लंबा, तो मुझे अच्छा बीच में मुझे रुकना पड़ता है, करेक्शन करनी पड़ती है। तो आप लोग भी मेरे जैसे ही हैं, ठीक है, बल्कि मेरे से बहुत बेहतर है। मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक हूँ आप लोगों से, आप बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, लाइक हैं, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो आप लोग ग्रामर किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। अब ग्रामर को इम्प्रूव करने के दो ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनली क्या करते हैं स्टूडेंट्स ग्रामर ठीक करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो ये मेथड फॉलो करते हैं, रीडिंग ग्रामर। अच्छा जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट ये है, पास्ट परफेक्ट ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है, मतलब वट एवर दे आर डूइंग, दे आर जस्ट spending a lot of their time and getting nothing out of it because they read grammar and they read it a lot. तो the thing is कि जब आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आपका जो अपना लर्निंग एक कर्व है दैट इज वेरी स्लो, यानी आप एक मेथड से लर्न कर रहे हैं, आप उसको रीड कर रहे हैं ग्रामर को, और आपका ग्राफ चले लेट से थोड़ा इस तरह जाता है। There is another way as well, that is to find out mistakes. When you find out mistakes, तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह अपने आप को improve कर सकते हैं। That could be your graph. How? Because when you try to find out a mistake in a given sentence, आप सोचते हैं, हर तरीके पर सोचते हैं, हर वर्ड पे फोकस करते हैं, हर ग्रामर का रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं गलती इसमें से निकाल लूं। और जब आप ये चीज करते हैं तो बैक ऑफ योर माइंड अनकॉन्शियसली आप वो चीजें खुद भी लर्न कर रहे होते हैं, और आप वो यूज नहीं करते, वो चीजों को अवॉइड करते हैं व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योरसेल्फ।
तो ये चीज जो है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न ग्रामर एंड टू बेसिकली ओवरकम योर ग्रामर मिस्टेक्स। अब इसको किस तरह करें, हाउ टू डू इट। इसको करने के लिए आपने क्या करनी है, पास्ट पेपर्स की करेक्शन एक्सरसाइज करनी है, जो कि सीएसएस के ऐसे प्रेसी पेपर में होती हैं। और इसके अलावा आप मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, प्रिंटेड भी हैं। आप बुक्स ले लें, डिफरेंट बुक्स ले लें, और आप डिफरेंट जो ग्रामर के टूल्स हैं, जैसे नाउन पे उसकी करेक्शन एक्सरसाइज करें, वर्ब पे करें, इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, एडजेक्टिव पे, यूज ऑफ एडवर्ब्स पे, प्रेपोजिशंस पे, आप इनकी करेक्शन एक्सरसाइजेस इसको करें डेली। ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कहना कि अच्छा मैं ना आज इंग्लिश नहीं करता, मैं 2 महीने बाद इंग्लिश करूंगा, और मैं जो है ना इस स्पेसिफिक पर्सन का मेंटोर का सेशन ज्वाइन कर लूंगा, और बस मेरा जो है ना वो ग्रामर ठीक हो जाएगी। ऐसा अगर होता तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे और प्रेसी के अंदर फेल ना होते। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी क्वाइट शॉकिंग थिंग। और आपने इस चीज को अवॉइड करना है, ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। और वो अवॉइड कैसे करेंगे, जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे। और दैट वाज माय बेसिक एक्सपीरियंस ऑन दिस। भाई मैंने भी गलती की, मैंने भी ग्रामर को रीड किया। अच्छा जी, मैं जब ग्रामर रीड करता था वो तो ये तो बहुत आसान है, बस कोई नहीं है। लेकिन जब हम लिख रहे होते तो इतनी गलतियां निकल देती। तो फिर हमने मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, करेक्शन एक्सरसाइजेस की। सो दैट बेसिकली हेल्प्ड अस टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स, इम्प्रूव आवर ग्रामर। और इससे फिर हम जब ग्रामर से हमने मिस्टेक निकाली होती थी, हमें लिखते हुए पता लग जाता था कि यहाँ पे मिस्टेक हमने करनी है, तो हम उसको अवॉइड करते थे। अब इसमें किस तरह इसको आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डेली पैराग्राफ लिखना है। अब वो डेली पैराग्राफ किस पे लिखना है वो भी आगे आके मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंट टेक्निक्स पैराग्राफ की। अब डिफरेंट आपने डेली पैराग्राफ लिखना है। स्टार्टिंग में आप, अगर मैं समझूं आप बिगिनर हैं, कुछ हमारे पास सीजन्ड कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा मेरी बातें सुनी हुई हैं, और उनको ये भी पता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या कहूँगा। तो लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने, जो बिल्कुल अभी आप ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, राइटिंग ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कहूँगा आप ऐसे लिखना शुरू करें, मैं ये कहूँगा आप पैराग्राफ लिखें। यू नीड टू रिपीट दिस एक्सरसाइज, जो कि आगे जाके अभी मैं बताऊंगा पैराग्राफ की, उसको आपने डेली करना है। और उसमें आपने एक तो ग्रामर एक्सरसाइज कर ली ना ग्रामर के लिए, वो तो आपने ये भी डेली करनी है। लेकिन आपने डेली पैराग्राफ भी लिखना है। और इसमें आपने किस टॉपिक के ऊपर लिखना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसमें ग्रामरली एक टूल है, ठीक है, चैट जीपीटी की तरह, इसी तरह डिफरेंट टूल्स हैं। थोड़ा आप पैसे उधर भी लगा लें, आपने मेंटोर को भी तो 15-20 हज़ार देना ही है। तो 400-500 में चलो इसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी मंथली, या ईयरली भी होती है। काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, वो तो आपको 200-200 रुपये में भी दे देते हैं। अब आप इसकी एक सब्सक्रिप्शन ले लें, एक पैराग्राफ लिखें, और उसको आप उसके ऊपर लिखते हैं, उसको फिर आप उसमें से उसको कहें जी मेरी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालो, ब्रिटिश उसमें सेटिंग रख के। तो आप उसकी जो है वो ग्रामर की मिस्टेक्स देखें, भाई यहाँ पे आपने मिस्टेक्स की है, वो हाईलाइट करेगा। फिर आप सोचें कि ये कैसे मिस्टेक है, ये इसमें क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक की मिस्टेक है, या आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक्स हैं, उसमें से आप उसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा आप पास्ट पेपर की करेक्शन एक्सरसाइजेस करें। तो ये दो चीजें आपकी जो हैं वो ग्रामर की मिस्टेक्स निकालने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। अब ये चीज हो गई, इस चीज की समझ आ गई आप सबको। ओके। अच्छा, चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि भैया आपको एग्जैक्ट गलतियां निकालनी। ग्रामरली से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा है पीछे, जो मैंने उसको डिफरेंट यूज़ किया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं और हम डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स पे बात करते हैं। दो चीजें देख ली, अब हम स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा वो कहता है कि जी आपके स्ट्रक्चर जो है वो मिस्टेक्स हैं, मोनोटमी है बहुत ज्यादा राइटिंग में, और वही क्रैम्ड फैक्ट्स आपने लिखे हुए हैं, तो मजा नहीं आ रहा हो राइटर को, सॉरी रीडर को। तो वो कहता है कुछ उसमें नया करें। आप उसमें जो है ना वो, आपके जो है वो अगर 2 हाथ हैं, तो वो कहता है 4 हाथों से मुझे लिख के दें।
तो मतलब नया करने का ये मकसद है ना उसका, कैसे नया करें भाई, क्या हम क्या जो है वो आसमान से गिर जाए अचानक से, या क्या करें, किस तरह नया करें। बस ये सोच बड़ी जो है ना स्टूडेंट्स को तंग भी करती है, और बड़े हम डिस्टर्ब भी होते हैं, पता नहीं क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। वो कहता है क्रैम मटेरियल है तो हम तो क्रैम करना पड़ता है, क्रैम के अलावा हम कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि आपके बॉडी पैराग्राफ में डिफरेंट स्टाइल्स यूज हों। अब सॉरी टू से, लेकिन मार्केट में मैं काफी सुनता हूँ, जो मुझे भी पता लगता है। मैं ऐसे पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऐसे सीएसएस में भी पास हैं, पीएमएस में भी पास हैं। मैं कभी फेल नहीं हुआ ऐसे में, और किसी भी ओवरऑल भी फेल नहीं हुआ। तो मेरे तो ऐसे पास हैं, लेकिन जब मैं पास करके भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ सर, ये एक्सपोजिटरी ऐसे कौन सा है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन सा है। कहता हूँ यार ये तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं सुनी वर्ड्स, तो आपने कैसे सुन लिया ये। तो ये बेसिकली जो नाम है मेरे नज़दीक ऐसे के भी हो सकते हैं, लेकिन ये नाम जो है ये आपके डिफरेंट पैराग्राफ के नाम है। अब आप अगर ऐसे के पेपर को रीड करें और उसको देखें कि भाई वो कह क्या रहा है, आपने आपको जब पास पेपर्स आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स के पास, तो स्टूडेंट का सबसे पहला होता है फोकस आता है कि ये पॉइंट नंबर 1 रीड करे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 जो है वो ऐसे रीड करते हैं, लेकिन हम इंस्ट्रक्शंस को रीड ही नहीं करते। इनके ऊपर हम फोकस ही नहीं करते कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, जरा उसका भी सुन लें। उसने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये पर्पस यहाँ, ये इसको ब्लैक छोड़ देता, क्यों उसने अपनी स्याही जाया की है यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे लिखा है भाई, उसने कहा है आउटलाइन बनाओ। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर आउटलाइन बनाना जरूरी है या नहीं, वो कह रहा है खुद भाई आउटलाइन बनाओ, तो बनाओ आउटलाइन। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे उसको बोल्ड करके अपने जो है कैप्स में लिख रहा है। यानी एग्जामिनर कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखो 2500 से 3000 वर्ड्स का, वो आगे आपको वर्ड्स लिमिट भी दे रहा है ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। अब वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज का मतलब है अपने राइटिंग में, पैराग्राफ में ये वाली राइटिंग्स यूज करें। लाइक वो खुद भी बता रहा है कि यार एक्सपोजिशन, उसने ये तो नहीं कहा कि एक्सपोजिशन ऐसे भी यूज करो और आर्गुमेंटेशन ऐसे ऐसे भी लिखो, वट एवर इट इज। नहीं, उसने तो कहा एक्सपोजिशन डिस्कोर्स यूज करो, आर्गुमेंटेशन यूज करो, डिस्क्रिप्शन यूज करो एंड नरेशन यूज करो। कहता है कि क्रेडिट हम तब देंगे, यानी आपको 40 नंबर तब मिलेंगे जब आपका ऐसे ऑर्गेनाइज होगा, रेलिवेंट होगा और क्लैरिटी के साथ होगा। ठीक है। कहते हैं नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्लोज्ड। चले, अब ये कभी आप लोगों ने रीड किया है? आप लोगों ने ऐसे के पास पेपर बहुत दफा देखे हैं, लेकिन ये चीज आप ऐसे के स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऐसे दे के आ गए हैं, अटेम्प्ट दे के आके अगर मेरा लेक्चर सुने, तो आपने भी ये चीज शायद पहली दफा देखी हो कि अच्छा ये भी चीज है कोई देखने की, इसको भी हमने फोकस करना है, ये क्या कह रहा है। तो वो ये चीज कह रहा है, वो यहाँ पे मैंने लिखी है। वो कहता है कि भैया आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज यूज करो, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफ यूज करो। अब कौन से पैराग्राफ है डिफरेंट? डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्गुमेंटेटिव है, एक्सपोजिटरी है, ये कैसे लिखेंगे। अब पर्सनली स्पीकिंग मेरे जो फेवरेट हैं टाइप ऑफ पैराग्राफ, उसमें डिस्क्रिप्टिव है और एक्सपोजिटरी है। अब एक आपके सामने अगर एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ लिखा है मैंने, तो आप इसको देखें कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ होता क्या है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है। The link between poverty and gender equality is deeply intertwined, with each exacerbating the other in a cyclical pattern। यानी ये आपको बॉडी पैराग्राफ की मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि जो भी आपका पैराग्राफ होता है, उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस ऐसे ऑफ दिस पैराग्राफ। तो इसमें आपको पढ़ के समझ आ जानी चाहिए कि इसके अंदर टॉपिक हम क्या पूछ रहे हैं। अगर आपको अपने बॉडी पैराग्राफ जो आपने लिखे होते हैं, अगर आप उसको रीड करके आपको समझ नहीं आती कि मैं अब किसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ पैराग्राफ, तो इसका मतलब है आपका पैराग्राफ ही गलत है। Your first sentence of your paragraph, it should tell the reader के on which topic the paragraph is going to expand। ठीक है। अब ये एक्सपैंड होने जा रहा है द लिंक बिटवीन पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, यानी पॉवर्टी किस तरह जेंडर इनइक्वालिटी को इम्पैक्ट करती है।
Women and girls are disproportionately affected by poverty due to systematic gender biases that limit their access to education, economic opportunities and healthcare. अब मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि किस तरह बेसिकली ये होता है, सारा डिस्क्रिप्शन चलने लगी है इन मैनी सोसाइटीज। अब ये बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा उसकी तमहीद बांधी जाती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, जो मोस्टली आपका सेकेंड सेंटेंस होता है ओवरऑल किसी भी बॉडी पैराग्राफ में। वो आपके फर्स्ट सेंटेंस की लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन होती है कि अब हम इसके अंदर करने क्या जा रहे हैं। In many societies, traditional gender roles conform women to lower paying jobs or unpaid domestic work. अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेंस ले रहे हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन होती है, इट इज लिंकिंग योर सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ यू व्यू थिंग्स, हाउ यू सी थिंग्स, हाउ यू सेंस थिंग्स, हाउ यू ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ you observe your surrounding, that comes under your descriptive paragraph. So in many societies, traditional gender roles confine women to lower paying jobs or unpaid domestic work. ये हमारी understanding है. Reinforcing economic dependency. This inequality restricts women's ability to accumulate assets, invest in their futures, or break free from poverty. Furthermore, gender-based violence and discrimination further marginalize women, impeding their ability to contribute fully to economic growth and community development. The lack of resources and opportunities for women not only hinders their individual advancement but also affects overall economic stability and growth. तो एक ये ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था। इसके बाद अभी हम बताते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की और एग्जांपल देखें। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है, डिस्क्राइब्स योर सराउंडिंग, इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ सेंस एंड इट फैसिनेट्स द रीडर। सो इफ इट फैसिनेट्स द रीडर देन इट मींस कि योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज वर्किंग। अब अगर मैं यहाँ पे, ये मैंने कुछ खुद लिखा था, वो तो पहले मैंने ऑटोमेट किया था, जनरेट किया था, ये मैंने कुछ खुद इसको लिखा था। फैक्टर ट्रिगरिंग क्लाइमेट क्वांट्री इन पाकिस्तान। अब एक ये मेन हेडर है आपका एक ऐसे की आउटलाइन का, और ये उसकी एक क्या है, एक सब हेडिंग है, इस पे आपने एक्सपेंड करना है। अब अगर हम देखें जी, इसको मैं कहता हूँ कि अब मैं इसको ना डिफरेंट डिवाइसेस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स यूज करके मैं इन फैक्टर्स को एक्सपेंड करूंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करते हैं जी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और वो हर पैराग्राफ को किसी ना किसी स्टैट से जस्टिफाई करते रहते हैं। इतने स्टैट डाल देते हैं कि दैट लुक्स लाइक एन रिपोर्ट, अ काइंड ऑफ रिसर्च पेपर एंड नोट ऑन ए ऐसे। तो ये चीज जो है गलत है। अब आप सिंपली एक, अगर ये सब पॉइंट है आपका, आप इसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख के इसको एक्सपैंड कर सकते हैं विदाउट इवन गिविंग एनी काइंड ऑफ फैक्ट। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि इसके अंदर आपको फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू लर्न द स्किल ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड दैट्स ऑल। ये आपके हर पैराग्राफ को, हर टॉपिक को एक्सपैंड कर देगा। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बिलीगर लैंड ऑफ पाकिस्तान द डायर स्पेक्टेटर्स ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड रैम्पेंट इलिटरेसी कास्ट देयर लॉन्ग ग्रिम शैडोज ओवर द क्लाइमेट कॉन्ड्रम इन पाकिस्तान। सो ओवरऑल ये थोड़ी लेंथी लिखी है, लेकिन आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं कि इन द बिलीगर लैंड ऑफ पाकिस्तान एब्जेक्ट पॉवर्टी बेसिकली इम्पैक्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री। आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। द पुअर स्ट्रगलिंग एवरी डे, लाइक द पुअर, पुअर की बात करूं, एब्जेक्ट पॉवर्टी, सॉरी हम एब्जेक्ट पॉवर्टी और उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। हाँ जी, द पुअर they're struggling every day, can't cope with severe weather like floods and storms. They lack the required resources like adequate shelter, stored food, and adequate knowledge like how to protect their belongings, where to migrate, how to claim disaster funds, to prepare or recover from such disasters। ठीक है, हम एक्सपेंड करें कि किस तरह एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है वो क्लाइमेट चेंज पे एक इम्पैक्ट डाल रही है, किस तरह लोगों को मुतासर करती है एब्जेक्ट पॉवर्टी, और क्लाइमेट चेंज को एग्जेसरबेट कर रही है उसके इम्पैक्ट्स को। विदाउट एजुकेशन, बिकॉज हम जब पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पुअर, सो ऑब्वियसली विदाउट एजुकेशन दे कांट एक्सेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। Their immediate need for survival often leads them to harmful practices like cutting down trees or damaging land. This creates a cycle of environment damage and continued hardship. Both poverty and lack of education need to be addressed to tackle these climate issues effectively. So एक हमने इस टॉपिक को लिंक अप कर दिया कि किस तरह एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है वो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट डाल रही है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग टैक्सेस पे भी हमने इसको लिख दिया है कि किस तरह इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग टैक्सेस एक इकोनॉमी को, यानी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथ करती है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा अच्छा हम कितना टैक्स दे रहे हैं, कोई टैक्स से रिलेटेड स्टैट आएगा? नो,
वी कैन एक्सपेंड इट विदाउट राइटिंग स्टार्ट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसमें आपने लिखना है कि किस तरह टैक्स कलेक्शन फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है। आपने अपने माइंड के अंदर साइकिल बनाना है, किस तरह साइकिल बनाना है, सोचना है, डिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक बंदा जा रहा है, या एक स्टोर से हम जो है वो एक सोसाइटी से टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे जो है वो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को स्पेंड करती है इन डिफरेंट सेक्टर्स। एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, पॉवर्टी ख़त्म करती है, लोगों की बेसिक ज़रूरियात पूरी होती हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी आती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसके पास इंटरनल पावर आती है टू कोप अप विद एक्सटर्नल प्रेशर। बट इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे जो है वो मल्टीपल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नहीं मिलती गरीबों को, और उसकी वजह से इंटॉलरेंस रहती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहता है, तो इससे क्या होती है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती है, और एज अ रिजल्ट आपकी जो नेशनल लीडरशिप है या नेशनल यूनिटी वीक हो जाती है, और फॉरेन पॉलिसी पे आपका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक आप सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को एक साइकिल से डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो आपके डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह डिबंगिंग द मिथ ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान। अब ये भी जो है, इसमें आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में यूज कर सकते हैं। अब किस तरह, ये मैंने इसको लिखा, हेडिंग थी कि किस तरह जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान में जो है एग्जिस्ट नहीं करती, यानी मिथ है जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान में। उसका एक मैंने आर्गुमेंट लिखा कि पेट्रियार्की भाई हमारे सोशल फैब्रिक में बहुत ज्यादा है। अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट सोचेंगे अब हम इस पे कौन सा स्टैट ढूंढें, कौन सी रिपोर्ट लिखें कि हम इसको जस्टिफाई करें। यू कैन जस्टिफाई इट विदाउट स्टैट, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसमें आप लिख सकते हैं कि लेट्स से इन पाकिस्तान द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑफन feels लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। ठीक है, द entrenched patriarchy manifests itself with the unyielding force of an oppressive tide, submerging the hopes and aspirations of women beneath its heavy weight. Women are often relegated to the margins, their voices muffled and their opportunities stifled by the relentless constraints of patriarchal chains. They are often forced to do household chores while limitations are attached on their social mobility. Their movements are noticed, actions recorded, ideas rejected, voices muted. अब ये चीज मेरी एक बड़ी फेवरेट जो है ना वो लिटरेरी डिवाइस है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा पैराग्राफ के अंदर हम फर्दर डीप जाते हैं, और मैं बताता हूँ कि किस तरह हम मोनोटमी को ब्रेक कर सकते हैं। मोनोटमी, मोनोटमी, हम किस तरह मोनोटनी को ब्रेक कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। एक तो चीज आ गई कि डिफरेंट आप यूज करें। पहला पॉइंट क्या था, यूज डिफरेंट पैराग्राफ टाइप्स। ठीक है, इन योर आंसर। दूसरी चीज है यूज लिटरेरी डिवाइसेस इन योर पैराग्राफ्स। अब लिटरेरी डिवाइसेस आपने पैराग्राफ के अंदर यूज करनी है, और उससे आपके पैराग्राफ के अंदर मोनोटमी खत्म हो जाती है। मोनोटनी है या मोनोटमी है, वट एवर इट इज। अब इसमें आपको बताता हूँ कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी होती है। अब यहाँ पे आप पैराग्राफ को रीड करें। अब इसमें देखें, हेंस द एंट्रेंस पेट्रियार्की, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। वुमेन आर often relegated to the margins, their voices muffled and their opportunities stifled। अब अगर आप सिर्फ इसके ऊपर देखें, their voices muffled, यानी मैंने क्या कहा, इसको लिखा कि वॉइसेस क्या हो जाती है, मफल्ड हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज स्टिफल्ड हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज की एक डिवाइस, उसको यहाँ पे यूज किया, इसको कहते हैं पैरालेलिज्म। भाई मेरे स्पेलिंग बहुत आजकल खत्म हो गए हैं, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ इस तरह। मैं हम ऑनलाइन लिखते हैं तो उससे भाई सारे स्पेलिंग खत्म हो जाते हैं। तो आप, ये नेचुरल है कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशन जॉब कर रहा है, और आगे जब ऐसे लिखना शुरू करता है और उसको स्पेलिंग नहीं आते, तो ये नेचुरल है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं हुई होती। हम इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हम फोकस नहीं करते भाई क्या इंपॉर्टेंस है स्पेलिंग की। हमने तो रिपोर्ट्स लिखनी होती है, मोस्टली थीसिस लिखनी होती है, लैपटॉप पे काम करना होता है। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आते हैं वापस, तो हमें दोबारा हैंड राइटिंग करनी पड़ जाती है, और उससे फिर आपके स्पेलिंग की बड़ी मत मर जाती है। तो वही हमारे साथ भी होता है दोबारा, बिकॉज आई एम बैक इन टू द सिस्टम, आई एम नॉट राइटिंग एनी मोर। तो मेरे स्पेलिंग, मुझे मिस्टेक्स बड़ी नजर आती हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इसको मैंने पैरेललिज्म यूज किया, दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस के वॉइसेस मफल्ड एंड अपॉर्चुनिटीज स्टिफल्ड। यानी एक ही सेंटेंस के अंदर
मैंने एक सेम टाइप का एक स्ट्रक्चर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद आप देखें, दे आर ऑफन फोर्स टू डू हाउस होल्ड कॉल्स वाइल लिमिटेशन अटैच ऑन देयर सोशल मोबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे देखें, देयर मूवमेंट्स आर नोटिस्ड, यानी मूवमेंट्स को यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत थी। उसके बाद यहाँ पे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। एक्शंस रिकॉर्डेड, आइडियाज रिजेक्टेड, वॉइसेस म्यूटेड। ईडी, 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 इसको हम कहते हैं राइमिंग सीन। मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर दो डिवाइसेस यूज की। मैंने पैरेललिज्म भी यूज किया, मैंने राइमिंग भी यूज की। तो दैट बेसिकली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन द रीडर्स माइंड, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। और आप ये चीज कैसे लर्न कर सकते हैं? अब दोबारा हम आ जाते हैं आपके क्लासिक राइटिंग पे। अब जब आप क्लासिक लिटरेचर को रीड करें, तो आपने खाली पैराग्राफ को इस पर्पस के लिए नहीं रीड करना है कि आपने इसका टाइटल निकालना है। दैट कुड बी योर फर्स्ट पॉइंट, आप उसमें से टाइटल निकालें, ठीक है, फाइंड आउट करें या एक्सट्रैक्ट करें टाइटल। सेकंड चीज, आप उसमें फोकस करें ऑन लिटरेरी डिवाइसेस, भाई किस तरह वो लिख रहा है। आप पहले लिटरेरी डिवाइसेस पे फोकस करने की बजाय इसको भी लर्न करें कि ये होती क्या है, ठीक है। ये जो छोटी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, दूसरी तीसरी चौथी क्लास के, उनको पता होती है, तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। आप लिटरेरी डिवाइसेस पे फोकस करें। सिमिलीज हैं, मेटाफोर्स हैं, पैरेललिज्म है, इसी तरह राइमिंग है, और मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं ये। इसको फोकस करें और फाइंड आउट करें, ढूंढें कि वो किस तरह स्ट्रक्चर को ले रहा है, स्ट्रक्चर को किस तरह उसने मेंटेन किया हुआ है, और किस तरह वो एंगेज कर रहा है ऑडियंस को। उसने डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज की होती हैं अपनी राइटिंग में। तो इसको निकालने की कोशिश करें, और फिर जब आप निकालेंगे तो डेफिनेटली आप उसको अपनी राइटिंग में भी यूज करेंगे। तो ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। एक यूज ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ, एक डिस्क्रिप्टिव ये था। अब एक्सपोजिटरी है, जिसमें आप डिफरेंट कोई फैक्ट्स यूज करते हैं और उससे अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोजिटरी में क्या होता है, आप एक क्लियर सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर स्पोर्टिंग आती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं उस पॉइंट की, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। जैसे ऑन डिटीरियोरेटेड एयर क्वालिटी है, तो आप पहले बताते हैं लाहौर एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हुई है, मेन कंट्रीब्यूशंस टू दिस क्राइसिस इंक्लूड। अब ये आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस वजह से हो रही है। फिर उसका रिजल्ट, उसका एक सीक्वेंस बता रहे हैं, और उसके बाद कंक्लूजन कर रहे हैं। तो डिफरेंट आपने पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक्स भी लर्न करनी है और डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस भी लर्न करनी है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वो जो पैराग्राफ के अंदर मोनोटमी है वो खत्म हो जाएगी। जो एग्जामिनर कहता है कि भाई इसने तो क्रैम यूज किया नॉलेज, तो भाई क्रैम ही लिखेंगे हम, लेकिन उसको जब हमारा एक पैराग्राफ इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो कहेगा ये बड़ा रेलिवेंट उसने लिखा है, ठीक है, ये टू द पॉइंट लिखा है, और ये इसके अंदर उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। तो इस तरह आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद आर्गुमेंटेशन पैराग्राफ है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मेटाफोर है, लाइक द क्लासरूम वाज अ जू विद स्टूडेंट्स चैटरिंग एंड मूविंग इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। सो सिमिली, हर स्माइल वाज अ ब्राइट एज अ मॉर्निंग सन लाइटिंग अप द एंटायर रूम। एलिट्रेशन है, जिसमें द स्लिपरी स्नेक साइलेंटली स्लिथर्ड अक्रॉस द सैंडी शोर। सो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही तरह के साउंड वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी बड़े मजे की जो है ना वो लिटरेरी डिवाइस है। फिर पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज एट मिडनाइट। तो ये भी जो है वो आप जब रीड करेंगे क्लासिक लिटरेचर, तो आपको डिफरेंट किस्म की इस तरह की लिटरेरी डिवाइसेस नजर आएंगी, तो आपने उनको रीड करना है और उनको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कई दफा पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव भी बन जाता है सेम ही, और वो एक्सपोजिटरी भी हो जाता है। तो आपने, मेरे से बेहतर है क्योंकि मैं इसका माहिर नहीं हूँ इन चीज़ों को समझाने के, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि भाई कई उसको भाई कहता है, कोई उसको बहन कहती है। तो कई आप उसको चैट जीपीटी को कहें भाई आप मुझे एक्सप्लेन कर दें डिफरेंट पैराग्राफ क्या होते हैं, राइटिंग टेक्निक्स कैसे हैं। आप उसको एक पॉइंट देते हैं, एक सब पॉइंट देते हैं, भाई मुझे इस पे इस किस्म का पैराग्राफ टाइप का लिख दो, एक्सपोजिटरी लिख दो, आर्गुमेंटेटिव लिख दो, डिस्क्रिप्टिव लिख दो। कोई उसको बहन कहता है तो कहो बहन भाई ये मेरी मदद करो, मैं ज़रा बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, और इसमें मुझे इस चीज़ में आप एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख दो, इसके अंदर डिफरेंट मेटाफोर यूज़ कर दो, सिमिली यूज़ कर दो, पैरेललिज्म यूज़ कर दो, और मुझे सिखा भी दो कि किस तरह तुमने लिखा है।
तो बजाय इसके कि आप कहीं और जाके उसको सीखें, आप खुद ही सीख सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी बेटर वे टू अंडरस्टैंड। और उसको फिर आपने लर्न भी करना है, उसको आपने इनकॉर्पोरेट भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने उसको यूज़ करनी है। राइम्स इन राइटिंग, मैंने ये खुद नहीं लिखा भाई, एक पैराग्राफ मैंने लिखा था जो मैंने आपको बता दिया है, वो डिबंकिंग द जेंडर रोल, वो वाला। इसके अलावा मैंने बाकी सारे उससे लिखवाए हैं, चैट जीपीटी से या इस तरह के टूल से। आप ये ना सोचिएगा कि मैं अच्छा राइटर हूँ, आई एम वेरी बैड इन राइटिंग, ठीक है, वो अलहदा बात है, पास हो गया हूँ। अब यहाँ पे देखें कि इन लाहौर बिजी स्ट्रीट्स द हेज नेवर रिट्रीट्स एंड एवरी ब्रीथ फील्स हैवी विद ग्लूम, द स्मोक हैंग्स लो कास्टिंग अ शैडोई ग्लो टर्निंग डे इनटू डिम डस्की रूम। तो इतना मजे का ये लिखा हुआ है ना आपके इस चैट जीपीटी ने, तो देखिए आपको लिटरेचर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पढ़ना है। क्योंकि जब आप एफर्ट खुद नहीं करेंगे, आप सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर रिलाय कर लेंगे, तो कोई पर्पस नहीं होगा आपको, आपकी अपनी एफर्ट मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो हमने सिर्फ ये जो डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करने हैं अपनी एफर्ट्स, लेकिन पहले काम आपने खुद करना है। लिटरेचर से आपने ढूंढना है भाई उसने किस तरह की डिवाइसेस यूज की हैं, फिर उस लिटरेचर को आपने डालना है इन टूल्स में, और उसको बताना है भाई बताओ इसने इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की हैं, उसको हाईलाइट करो, एक्सप्लेन करो। फिर आपने देखना है अच्छा आपने ये क्यों नहीं निकाली थी, फिर आपने दोबारा वर्क करना है दूसरे पैराग्राफ पे और ये चीज़ें निकालनी है। तो आप अगर डेली एक एक पैराग्राफ के ऊपर, मतलब अगर आप ऑनेस्टली इसके ऊपर काम करें ना पैराग्राफ के ऊपर, तो इट टेक्स अराउंड 1 आवर टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने ना आपसे मेंटोरशिप लेनी है। मैं नहीं देता मोस्टली, लेकिन जो काफ़ी अरसे से एंगेज होते हैं मैं कहता हूँ अच्छा आप ऐसा करें, ये एक मुझे पैराग्राफ लिख के दिखाएं और ये आप एक्टिविटी करके लाएं। और वो भाई साथ ही कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें उन्होंने की नहीं होती। तो उनको समझा समझा के मैं थक जाता हूँ कि भैया आपने इस तरह करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन वो नहीं करते, और फिर वो कहते हैं नहीं ये तो समझ नहीं आ रही, हमने किस चीज़ का सेशन ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप सेशन ज्वाइन करें किसी का भी, आई एम नॉट सेइंग कि ना करें, लेकिन पहले अपनी बेसिस पूरी कर लें। उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना आ जाए डिफरेंट तरीके से, उसके अंदर आपको यूज़ करना आ जाए लिटरेरी डिवाइसेस, तो फिर आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें। जब आपको पैराग्राफ नहीं लिखना आता है तो आप आउटलाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे ऐसे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जब एक घर बना रहे हैं तो बेस ही नहीं बनाएंगे, तो ऊपर आप छत पहले डालने चले गए हैं, तो वो उधर सरवाइव नहीं करेगी। तो यही चीज़ें हैं आपके ऐसे के अंदर। मोस्टली स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आउटलाइन, सर मैं ना ऐसे पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने 10 लेक्चर दिए हैं और मुझे जो है ना वो आउटलाइन लिखनी आ गई है। बहुत अच्छी बात है, आपने लिख लिया, डेट्स वेरी वेल। लेकिन वो फिर ऐसे भी लिखते हैं और उसके ऊपर 20-20, 100-100, 50-50, मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव बीन राइटिंग अ लॉट, लाइक अ लॉट ऑफ ऐसे जो है उन्होंने डेली वीकली अटेम्प्ट किए होते हैं, एंड स्टिल दे फेल इन द ऐसे पेपर। क्यों? क्योंकि आई इन माई पॉइंट ऑफ व्यू उनकी बेस नहीं बनी होती। उन्होंने बस नीचे मिट्टी भर के, जैसे घर बना रहे हैं मिट्टी भर के, आपने ऊपर जो है 4 मंजिला इमारत खड़ी कर ली है, तो डेट इज बाउंड टू फेल, डेट इज बाउंड टू फॉल। तो यही चीज आपके ऐसे के अंदर है कि आपने, जब आपको पता ही नहीं है कि पैराग्राफ को किस तरह इंगेजिंग बनाएंगे, किस तरह इंटरेस्टिंग बनाएंगे, किस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ आप यूज करेंगे, और आप आउटलाइन भी लिखाते हैं, आप ऐसे भी लिखाते हैं, तो बेसिक चीजें ही नहीं आपकी ठीक, तो आप आगे भी नहीं ठीक कर सकते। क्योंकि अगर उसने पढ़ लिया आपका ऐसे पैराग्राफ, तो वो यही कहेगा एग्जामिनर कि यार इसकी तो ग्रामर ठीक नहीं है, इसकी तो वो मोनोटमी है, इसके तो एक सेम रिपीटेड पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, ये तो ऐसे तो नहीं है, ये तो एक जो है वो उसने थीसिस लिख दिया है, रिसर्च लिख दिया है। तो ये रीजन है कि बच्चे फेल हो जाते हैं, और बच्चे समझते नहीं है कि हम पता नहीं क्यों फेल हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये सिस्टम नहीं ठीक, ये है वो है फलाना फलाना, और उसको ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद अपनी चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करते। तो अभी यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने सिर्फ बेस डिस्कस किया है कि पैराग्राफ से किस तरह ऊपर जाएंगे, कंटेंट किस तरह करेंगे और ग्रामर किस तरह करेंगे। अब हम आ जाते हैं हाउ टू राइट फ्लॉलेसली, ठीक है। अब किस तरह हम जो है वो लिखेंगे, क्वालिटी का बता दिया, एक्सप्रेशन डायरी आपने अब बना लेनी है अपनी। अब पहले मैं आपको अपनी एक्सप्रेशन डायरी दिखाता हूँ कि भाई मैं किस तरह जो था वो लिखता था। एक्सप्रेशन डायरी तब चैट जीपीटी नहीं होती थी ना, खुद ही चीजें फ्रेजेस निकालने होते थे। अब उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, ये मेरी डायरी नोट्स हैं। अब
अभी तो चैट जीपीटी बड़े अच्छे वर्ड्स बना देता है, राइटिंग बना देता है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं होती थी, तो ऐसे लिटरेचर को पढ़ के, आर्टिकल्स को पढ़ के हम जो हैं वो उसमें से सेंटेंस एक्सट्रैक्ट करते थे, एक्सप्रेशंस एक्सट्रैक्ट करते थे। जैसे ट्रेड, फ्लैग एंड टाइज लैंग्वेज। अब ये बेसिकली अ काइंड ऑफ राइमिंग डिवाइस उसने यूज की किसी ने, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया। मैंने कहा भाई बस ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पे ट्रेड का आएगा कि ट्रेड में मसले आ रहे हैं या टाइज खराब हो रही हैं, तो मैं उसके अंदर ये लगा दूंगा। ठीक है। इसी तरह मैंने काफ़ी इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के एक्सप्रेशंस इनकॉर्पोरेट किए थे अपनी राइटिंग में, और उसको याद भी किया था। अब जैसे ये चार्ल्स डिकन का एक फेमस पैराग्राफ, इसको मैंने जो है ना, इसको मैं आई रिमेम्बर कि इसको मैं जो अपने ऐसे के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आया था, जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड लिखना था या वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड लिखना था, कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। तो लाइक जो भी चीज़ है उसको इट की जगह सब्जेक्ट लगा दें और उसको अब दोनों चीज़ों को बता दें, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, कि इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स इन विच द वर्ल्ड ट्रेड इज थ्राइविंग, बट इट इज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम इन विच the trade war is increasing and having and wreaking havoc on the world economy. It is the age of wisdom in which we have many global laureates and we have investment in research and technology. But at the same time, it is the age of foolishness in which we are using that kind of technology not to build the human resources but to destroy humanity, like the wars in Gaza, etc. तो ये चीज आप एक पैराग्राफ को आप किस तरह एक कंट्रास्ट, सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट टेक्निक में यूज कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ लिटरेरी डिवाइस। तो इस तरह के मैंने अपना एक पैराग्राफ बनाए थे। ये मेरी एक डायरी है, आई हैड मेड 2 डायरीज ऑन इट, और उसको मैंने क्रैम किया हुआ था। अब जैसे यहाँ पे है कि इट इज imperialism that degrades and destroys the earth, that makes water a commodity, food a luxury, education an impossibility, and healthcare a distant dream. तो मेरी राइटिंग इतनी इम्प्रूव हुई बिकॉज आई इनकॉर्पोरेटेड these kind of expressions, these kind of writings in my answers, in my expressions, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इन चीज़ों को बिल्ड किया था, इसको लर्न किया था। तो आप भी यही चीज़ें फॉलो करें और इनको अपने पैराग्राफ के अंदर लिखने की कोशिश करें और उसको आप बनाएं, ठीक है, इम्प्रूव करें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं स्टार्ट राइटिंग डेली। मैंने आपको बता दिया आप क्या लिखेंगे, अब इस पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने ऑलरेडी एक्टिविटीज़ काफ़ी बता दी हैं जो कि आप करेंगे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि किस तरह हम आउटलाइन लिखेंगे। अब आउटलाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो एग्जामिनर कहता है कि पॉइंट टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट, ब्रीफ और एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। तो मैं आपको अपने आपको आउटलाइंस दिखाऊं, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा ऐसे मटेरियल, अगर आप देखें मेरा, तो आप लोगों के साथ शेयर भी है किया हुआ ऑलरेडी। मैंने आपके साथ ऐसे मटेरियल भी शेयर किया हुआ है। ऐसे मटेरियल सर उस्मान, अगर आप देखें, ऐसे वन नोट फाइल शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं आपके साथ ही डायरी भी शेयर कर दूंगा। अब जैसे अब यहाँ पे देखें, दिस वाज माय आउटलाइन। तो मेरी आउटलाइन बड़ी सिंपल होती थी, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अब जैसे क्लाइमेट चेंज पे लिखा है कि क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, तो उस पे मैं आउटलाइन लिखता था कि क्या क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स में। और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे केस इन पॉइंट्स लिखते हैं, मैं 1 2 3 लिख के, सिंपल डॉट लिख के, उसका कोई अगर एक्सप्लेन करना होता था उसका पैराग्राफ या पॉइंट, तो मैं उधर इस तरह लिख देता था। ठीक है, इसी तरह मैं उनके सारे डिफरेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। तो ये मेरी एक आउटलाइन है डिफरेंट, ये गंदा सा ऐसे मैंने लिखा हुआ था किसी टॉपिक पे, तो आप ये देख सकते हैं। फिर प्रोविजन और प्रमोशन ऑफ टेक्स्ट कल्चर इन पाकिस्तान, इस पे आउटलाइन, और इसके अंदर डिफरेंट रेलिवेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो द सेम रूटीन, द सेम पैटर्न आई फॉलोड इन माई एग्जाम, तो यू कैन लाइक रीड अ लॉट ऑन इट। और मैंने अपनी फाइल्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह आप आउटलाइन बना सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि आउटलाइन किस तरह बनती है, ये आप खुद ही रीड करके आप इस पर बनाएं। आप स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए मैं सिंपल एडवाइस, एक रिकमेंडेशन ये कर देता हूँ कि जो मैंने आपको ऐसे वन नोट फाइल शेयर की है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इस पे काफ़ी जो है नामी ग्रामी मेंटोर्स
मेरी ही फाइल की चीज़ें निकाल के स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, भाई आज हम ये थीम करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। तो वही मेरी चीज़ें जो डिफरेंट थीम्स पे मैंने मटेरियल बनाया हुआ है, उस पे एक एक लेक्चर कंडक्ट कर देते हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं आपसे 15-15 हज़ार ले लूँ ऐसे पढ़ाने का, और मैं इस फाइल के ऊपर और जो चीज़ें आज मैंने पढ़ाई हैं मैं कहूँ चलो बच्चों आज मैं आपको ये बताऊँगा, और मैं आपको बता के और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और पैसे भी ले लूँ, और मेरा जो है वो ना कोई बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने चीज़ें तो वही बतानी है जो मैंने आज बताई हैं, तो पैसे लेके भी वही बताऊंगा। तो ऐसे वन नोट फाइल जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो देखें कि टॉपिक उसमें से निकालें, उसमें मेरे ख्याल से कोई 15 तक आउटलाइंस गिवन है, 15 हैं, 20 तक हैं, या जो मैंने अभी फाइल शेयर किया है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो टोटल मेरे पास कोई 20 तक आपकी आउटलाइंस हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, वो टॉपिक निकाल के आपने अपनी आउटलाइन बनानी है, फिर आपने उसको मेरी आउटलाइन से कंपेयर कर लेना है, और आपने लर्न कर लेना कि अच्छा इसमें ये भी चीज़ें ऐड हो सकती थी, तो आपने उसको फाइनलाइज कर लेना है। इसी तरह फिर आप दूसरी आउटलाइन देखेंगे, दूसरा टॉपिक देखेंगे, उस पर आउटलाइन बनाएंगे और दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप अगर ये 20 प्रैक्टिस इस तरह की कर लेते हैं, तो आप एक बेसिक लेवल से आप एक प्रो लेवल पे चले जाएंगे आउटलाइन बनाने में, और आपने किसी मेंटोर को भी नहीं ज्वाइन किया, और आपने फ्री में इसको याद कर लिया और इसको समझ लिया। तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन जो है वो मैं लिखता था, बल्कि इसको हम किसी और दिन देखें, आज ही चलें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि इट्स अभी तो मेरी बात हो गई है। अब इंट्रोडक्शन जो था मोस्टली मेरा एक कहते हैं ना कि आउटलाइन को लिंक करता था हर टॉपिक से, और वो इंट्रोडक्शन बन जाता था। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्लाइमेट चेंज पे मैंने कैसे लिखा हुआ है आउटलाइन, जैसे ये है वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब इस पे मेरी अगर है कोई आउटलाइन, मेरे ख्याल से ये आउटलाइन है। तो इसको मैंने कनेक्ट किया, पहले आपके सामने मैंने इस पे आउटलाइन लिखी, ठीक है, बड़ी लंबी सी आउटलाइन लिखी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज कन्वर्टेड, रेवोल्यूशन हैव आएगा तो मैंने मिस्टेक की हुई है, मैं भी बड़ी मिस्टेक करता था, हैव कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज वेयर इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड, पॉलिटिक्स शेयर्ड एंड कल्चर diversed. However, whatever the hurdles are there, तो वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज मैनिफेस्टेशन उसकी बता दी, फिर उसके बाद उसके कैटलिस्ट बता दिए, फिर वाई इज लर्निंग टू लिव टुगेदर इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, फिर इम्पेडिमेंट्स कौन से हैं वो बता दिया, फिर उसके सोल्यूशन बता दिए। फिर यहाँ पे उसकी मैंने आउटलाइन इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो मेरी हेडर्स होते थे आउटलाइन के, उसको मैं एक लिंक अप करता था और उसको मैं ज्वाइन करके आउट इंट्रोडक्शन बनाता था। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता था बिल्कुल जो कि टू द पॉइंट है। देयर वॉज अ टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल इन वन रीजन are far apart from the people in the other region। वर होना चाहिए था, आर लिख दिया, ये देखे मेरी मिस्टेक्स है ग्रामर की। they were oblivious of the happenings in other parts of the world, but now the situation is not the same, the world has become a global village। in this global village there is borderless integration of information। अब यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन वाली मेरी सेकंड हेडिंग थी, उसकी मैं जो डिफरेंट सब पॉइंट्स हैं उसको मैं लिंक अप कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देर इज borderless integration of information, knowledge and unbridled mixing of people of varying order, race, language or religion in on one part of the world. Cultures of other regions are also visible. Education has become integrated, technology fascinated and society diverse। The catalyst for the, अब ये दूसरी हेडिंग आ गई, ठीक है, कैटलिस्ट वाली। अब उसके मैं बता रहा हूँ कैटलिस्ट कौन से हैं। कैटलिस्ट फॉर द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द कैपिटलिस्ट मार्च टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। अब उसके बाद इतनी मैंने इस पे दो तीन चीज़ें ही लिखी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे आ गया कि बट से, बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई इज लर्निंग टू लिव टुगेदर हैज बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये उसके बाद थर्ड हेडिंग थी मेरी, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर ये मैंने इसको कनेक्ट किया, उसी के सब पॉइंट्स यहाँ पे मेरे सेंटेंसेस बन गए। व्हाई आर द सॉन्ग्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन being sung everywhere? The answers lie in the prose of the integrated world। This integration is important for the eradication of global poverty, for the socio-economic development of the disadvantaged, for the gradual distribution of technologies, and to develop global response towards mounting global problems, climate change threat, food scarcity, water shortage, and pandemics, whatever।
बट इन द लर्निंग प्रोसेस देयर लाई सम हर्डल्स। तो यहाँ पे एक और हेडिंग आ गई, उसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आप देखते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन पे कुछ फॉर्मेट एक फॉलो हुआ है, जिसमें जो स्टार्ट है, आई ट्राई टू टेक अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टार्ट। जैसे अगर ग्लोबल वर्ल्ड पे लिखूं तो ग्लोबल वर्ल्ड इज इन पैरल, क्लाइमेट चेंज पे लिखूं तो क्लाइमेट चेंज इज स्टार्क रियलिटी, जेंडर इक्वालिटी है तो इट इज अ मिथ, पाकिस्तान इकोनॉमी है तो पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज बीन अ रोलर कोस्टर ड्राइव। तो उसके बाद एक फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन दे के, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं कि आपका थीसिस है। मैं इसको, आप इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, तो मैंने कभी इस पे यकीन नहीं किया कि थीसिस स्टेटमेंट देनी चाहिए। नहीं, 2018 में मैंने नहीं लिखी थी, 2020 में मैंने लिखी थी, दोनों में मैं पास हूँ। तो मतलब आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होनी चाहिए वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जो मेन हेडर्स हैं आपके, उनके आप लिखें, कनेक्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए उनके इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद आपके मेन कनेक्टिंग सेंटेंसेस के साथ इनके कुछ आर्गुमेंट्स होने चाहिए जो कि आपने आउटलाइन से ही लेने हैं। उसके बाद फिर आपका कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से पहले आप अपना कहीं थीसिस स्टेटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई आपका एनालिटिकल कोई इस तरह का आ गया कि जिसमें आपसे स्टांस पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं थीसिस स्टेटमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो अपना थीसिस स्टेटमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने फॉलो करना है आपकी आउटलाइन की सिमेट्री, जो आपकी आउटलाइन की सिमेट्री है वो फॉलो होनी चाहिए। तो इस तरह हम इंट्रोडक्शन जो है वो इजीली लिख सकते हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे शेयर किए हैं, अपने आप लोग देख लीजिएगा। अब ओवरऑल क्या फीचर्स हैं? गुड लैंग्वेज, इन डेप्थ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, लिटरेरी एक्सप्रेशन, चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, कोहेरेंस एंड व्हाटएवर इट इज। तो दैट इज ऑल अबाउट ऐसे। और इस तरह हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके साथ मैंने बेसिक्स चीज़ें आज शेयर की हैं, अगर आप ये ठीक कर लेंगे तो आप किसी का भी आप ऐसे सेशन ज्वाइन कर लें या कहीं से भी आप एवेलुएशन करा लें, आप ऐसे हमेशा पास करेंगे, क्योंकि आपकी बेसिक्स ठीक है। अब उसके बाद, बेसिक्स के बाद दूसरी चीज़ आती है टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। वो फिर आपकी अपनी मेहनत है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सपैंड करना है, वो आपकी अपनी हार्ड वर्किंग है। तो उस पर आप करेंगे तो आप उसको पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कुछ आपको फ़ायदा हुआ है आज की 1.5 घंटे की क्लास में बोलने पे। अगर नहीं हुआ तो आई हैव नो इश्यूज। अब इसमें किसी के कुछ क्वेश्चन हैं सर ऐसे, आउटलाइन कितने पेजेस की होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन कितने पेजेस का होना चाहिए? भाई, मैं नहीं लिखता, ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं समझा सकता। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप आउटलाइन आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, आपको खुद ही पता लग जाता है कि मैं लेंथी चला गया हूँ या मैं उसको कम लिख रहा हूँ। तो दैट कम्स विद टाइम। आप इस तरह के क्वेश्चंस तब पूछें जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अभी बिल्कुल स्टार्ट पे यहाँ प्रैक्टिस के बगैर आप ये पूछेंगे, दैट विल नॉट हेल्प यू। तो आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस, जिसके हैं वो आप कर लें क्वेश्चंस। तो प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर पे भी आपके साथ हम क्लास करेंगे इन द कमिंग वीक्स। इस्लामियात पे भी करेंगे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे भी करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के, अगर आप मेरे साथ सब्सक्राइब करते हैं तो हम बाकी जो भी ऐसे के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम वर्कशॉप्स करेंगे। सो दैट वाज अ वर्कशॉप ऑन ऐसे टुडे, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी कंपलसरी के करेंगे। We will also conduct some workshops on optional subjects, and I will ask my students who have qualified essay, who have qualified CSS, वो आपके साथ शेयर करें, but after their interviews। और पिछले वालों को मैं कह नहीं सकता, they are already busy in their trainings। शहर, आप किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कंक्लूजन में फ़र्क नहीं लगता, तो कंक्लूजन में ज़्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं उसके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पे या उसके सोल्यूशन वाली साइड पे, और इंट्रोडक्शन बैलेंस होता है। कंक्लूजन में थोड़ा सा पॉजिटिव एंड पे उसको फिनिश करते हैं, या आप सोल्यूशन वाली या वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें अगर आपने लिखी होती हैं, या कंक्लूजन मोस्टली जो लास्ट आपकी हेडिंग्स आई होती हैं ऐसे कि उस पर ज़्यादा फोकस होता है, इन माई परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू।
अच्छा जी, क्वेश्चन किसके हैं जी? हैंड रेज कर लें। जी, हमारा क्या क्वेश्चन आपका? सर मैंने पूछना है कि करंट अफेयर की डायरीज कैसे बनाते हैं। आपने कहा है ना कि डायरी जो है फ्रॉम न्यूज़पेपर, सर मुझे वो काइंडली बता दें कि हम न्यूज़पेपर को रीड करें तो हमें कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें करंट अफेयर के लिए हमें डायरी जो है वो बनानी पड़े। आपको मैंने शेयर किया था एक लेक्चर अपना यूट्यूब पे कि आपने किस तरह पढ़ सकते हैं डायरी, सॉरी न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो देखा है तो उसके अंदर ये शेयर हुआ हुआ है। अगर आप देखें हमने गूगल क्लासरूम पे, तो आई हैव शेयर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ जनरल टिप्स एंड सीएसएस रिलेटेड मटेरियल हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, और उसमें मैंने ये पूरा गाइड किया। इट इज़ अ 30 मिनट्स वीडियो। अब उसको देखें, यू विल अंडरस्टैंड इट कि किस तरह क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है। वो आपको मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। और हमारा का आंसर हो गया। सोहा, आपका क्या क्वेश्चन है? अ, जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें ये डिफाइन नहीं होता कि वो कहाँ की बात हो रही है, लाइक वर्ल्ड या फिर ग्लोब या फिर पाकिस्तान। जैसे था एक 2025 में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो सर इसमें हम 80-20 की रेशो फॉलो नहीं कर सकते कि हम 20% जो डिस्कशन है वो पाकिस्तान पे करें और 80% डिस्कशन हम अराउंड द ग्लोब करें, या फिर हम जनरल ट्रीटमेंट करें या फिर 50-50 रेशो के साथ लेकर चलें जब ये स्पेसिफाई जनरल भी नहीं है आप कर टॉपिक। सकते हैं और आप स्पेसिफिक रह सकते हैं। आई थिंक इसमें जनरल करना चाहिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा मटेरियल होगा। जी सर। और सर बस मैं ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर दीज एफर्ट्स। आपकी बहुत जेन्युइन एफर्ट्स हैं और आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे लिए, तो वी कैन नेवर पे फॉर दैट। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। जी, अफसार, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर हम ऐसे की टॉपिक को किस तरह हम डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि बात दफा ये होता है कि हम ऐसे की टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं और उसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो फिर हम जो आवाज़ है आपकी क्लियर नहीं है, दोबारा रिपीट करें। किस ऐसे के टॉपिक को किस तरह हम डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इसी पर ही फेल होते हैं। मैंने उसके लिए बताया ना, बेसिक आप पहले एफर्ट करें, आप पहले उसको टॉपिक्स को रीड करें, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उस पर आउटलाइन बनाएं, और फिर उसके बाद आप बेसिक थीम वाले आउटलाइन से शुरू करें। और उसके बाद जो आप, अब कई दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे टॉपिक उठा लेते हैं जो उनको लगता है कि बड़े आउट ऑफ बॉक्स हैं और उसको मैं लिखूंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे। आपने वो टॉपिक लेना है जिसमें आपको समझ आती है। तो 10 में से लाजमी कोई एक ना एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप 100% डिकोड कर लेते हैं, और उसका मीनिंग वही होता है जो आप समझते हैं, तो आप वही टॉपिक आप यूज़ करें। जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं वो आप टॉपिक लें ही ना, क्योंकि वो आपने क्यों अपने लिए पहले ही इशू क्रिएट करने हैं। ओके सर। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर ये जो मतलब कहते हैं कि ऐसे के टाइप्स हैं, एक्सपोजिटरी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, नरेशन हो गया, तो सर हम जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें तो सर ये कहते हैं कि मेक श्योर मतलब आप सारे डिस्कोर्ट आप एक ही ऐसे में यूज करो, उसमें तो ये नहीं बोलता है कि मतलब ऐसे के टाइप्स भी होते हैं। तो तो ये मैंने तो मतलब इस तरह यही आपको मतलब। कहा है कि मुझे तो नहीं पता लगता ना, मुझे तो अभी बाद में पता लगा कि अच्छा इसके टाइप्स भी हैं। मैंने तो तो इस इस पे तरह। पैराग्राफ के टाइप्स देखे थे। जी सर बिल्कुल, तो इसी तरह सर जो ना स्टूडेंट्स को मतलब वो फिर कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे के तो टाइप्स नहीं होते, वो तो डिस्कोर्स होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जैसा सर आपने कहा था। जी, बता दिया मैंने ऑलरेडी। जी सर, थैंक यू सर। सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने मैसेज में भी क्वेश्चन किया था आपसे कि सर ये जो इस साल मैंने पेपर दिया था इसराइल पलस्टाइन वार, जो वर्ल्ड कॉन्शियस है उसके हवाले से, तो सर जी उसको यही लिखना था कि ना ये नॉर्मलाइज कर देगा जो ह्यूमैनिटी है उसके अगेंस्ट जो बिलीजरेंट स्टेट है उसके एक्ट्स लाइक इनफोर्स माइग्रेशन है, अच्छा, या एग्जीक्यूशन है, चिल्ड्रन को मार देना, इसी तरह चीज़ों को फोकस करके लिखना था सर, यही पूछना था आपसे। मतलब ये है कि अगर वर्ल्ड जो कॉन्शियस उन पे प्रेशर नहीं होगा, जो ह्यूमैनिटी है उसको नहीं रोक देंगे,
तो फिर ये है कि ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं दूसरा आपको बताऊं ना बताऊं उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप तो लिखा है यार, आप इस पे वही पूछें तो बेहतर। अपनी क्लियरेंस के लिए सर काइंडली। नहीं नहीं, मैं नहीं इसमें कोई कमेंट करने वाला। अच्छा सर, चले कोई इशू नहीं सर, थैंक यू सर। जी ज़ाहरा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जी मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि बस बेसिक इंग्लिश ठीक हो तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, और मतलब वो कभी भी मतलब उनसे हमने ये नहीं सुना, मतलब जो ऑनलाइन टीचर आते हैं तो सर उसमें आप लोग लिटरेरी डिवाइस का यूज करें, यूज करें। आपकी आवाज़ कट गई है, दोबारा आप रिपीट कर। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ टीचर्स कहते हैं आपका ज़ाहरा इंटरनेट आई थिंक स्टेबल नहीं है, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना क्वेश्चन, आई कैन नॉट हियर यू हियर। जी इस क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर ऐसे के मार्क्स में 39 और 40 में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कहने को तो सिर्फ एक ही मार्क है, लेकिन वो क्या चीज होती है जो एग्जामिनर को कहती है कि इसको मैंने 39 देने हैं और इसको मैंने 40 देने हैं। तो आपको क्या पता कि उसने उसको 41 दिए और एफपीएससी ने -2 करके उसके 39 कर दिए? ऐसे भी होता है सर? मैंने आपको बता दिया, अब इसमें आप खुद ही सोच लें क्या होता होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी शहर, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पहले इस तरह का जैसे क्वेश्चन किया लड़की ने कि जिसपे टॉपिक्स का हमें पता नहीं चलता, जनरल हमने करना है या पाकिस्तान स्पेसिफिक करना है, लेकिन ये जो टर्म बी आ जाती है जैसे था एशियन पॉलिटिशियंस वी नीड स्टेट्समैन, तो इसमें पाकिस्तान पे फोकस करना है क्योंकि हमारे पास भी पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेट्समैन नहीं है, ये वर्ड पे ये बहुत कंफ्यूजन इस तरह के एसेस में। नहीं, बिल्कुल जो जेनेरिक है ना उसमें पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, तो यू कैन गो जेनेरिक, यू विल हैव मोर आर्गुमेंट्स फॉर योर एनालिसिस। अगर आप पाकिस्तान स्पेसिफिक रहेंगे तो बड़ा लिमिटेड आपका ओवरव्यू हो जाएगा। अगर उसने नहीं पूछा तो यू शुड गो जेनेरिक, कवर एवरीथिंग लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके सर, और एक और बात सर आपसे करनी है कि जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, जैसे एक वो टॉपिक आया हुआ था बीआरआई वर्सेस आईमैक, तो इसमें जो हमारे टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं हर एक में डिफरेंस को साथ लेके चलना पड़ता है पैरेलल के, ये इसका इसमें ये है उसमें वो नहीं है, या अलग से दो बनाने होती हैं सेकेंडरी हेडिंग्स। नहीं, सेकेंडरी हेडिंग्स आप अलहदा-अलहदा बना लें उसमें, या एक ही में आप उसमें दोनों को लिंक अप कर सकते हैं। अब जैसे अच्छा, दोनों का में चाइना है तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स में, एक इकोनॉमी में, और ये न्यू वॉर फ्रंट किस तरह ओपन कर सकता है, ठीक है, हाउ इट कैन ओपन न्यू वॉर फ्रंट, चूजिंग ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा इसमें कि डिवीजन ऑफ कंट्रीज आ जाएगा, फिर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है, फिर टारगेटिंग ऑफ कंट्रीज है, वट एवर इट इज़, या वेस्टर्न सैंक्शन हैं, या चाइना लेड आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक सिस्टम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन द थिंग इज के ये आईमैक वाला जो क्वेश्चन जिसने टॉपिक किया होगा वो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि आईमैक का तो डाटा ही नहीं था तब, और अभी नहीं है ही कुछ नहीं, तो क्या लिखना जी था उसमें? तो ये आपने टॉपिक वो सोच के करना है जिसमें आपके पास डाटा अवेलेबल हो। वो तो उसकी जी शरारत थी उसकी एग्जामिनर की, और बच्चे उसमें फंस गए क्योंकि उनको पता था बीआरआई हमें आता है। बीआरआई आता है तो आईमैक तो आता नहीं है ना, तो उसमें किस तरह हम्म। ट्राई करेंगे? तो टॉपिक हमेशा वो करना है जिसमें आपको पता हो कि भाई डाटा आता है मुझे, मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी। कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से भी अटेम्प्ट कर लेते हैं कि जी यूनिक टॉपिक है तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ग्लोबल वार्मिंग मैंने 2018 में किया था, हर स्टूडेंट ने ये भी यही किया होगा, और मैंने भी किया था, मैं भी पास हूँ। 2020 में वो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वाला किया था। तो द थिंग इज के यू नीड टू नो कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं उसका डाटा आपके पास है, तो फिर आप उसको डिफाइन करें। अदरवाइज सोच पे पड़ जाएंगे आप कि मैं उस पर क्या लिखूं, और आप लिखते लिखते आपको पता लग जाएगा कि मेरा पास नहीं होगा।
जी सर। सर एक लास्ट बात ये है कि जब हम ऐसे के पेपर में बैठे होते हैं सर, तो वो इतना स्ट्रेस होता है, और कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग सही तरह से उसको पढ़ ही नहीं पाते स्ट्रेस के अंदर, और एंड पे जब हम लोग ऐसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये तो सबसे आसान ऐसे था, इस पे तो फोकस ही नहीं किया। सर ये बिल्कुल। 2 दफा कंसेक्टिवली इस तरह से हुआ है कि जब घर आके देखा जाता है तो वो कहते थे अच्छा इस पे तो मेरे पास बहुत अच्छा डेटा था। तो सर इस चीज को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, कि हर कामनेस कैसे लाते हैं? बस अब आपने जो कर दिया वो कर दिया ना, या जो नेक्स्ट टाइम ना हो इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। जिसमें नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। प्रैक्टिस करें जितनी मैक्सिमम हो जाए, मुश्किल टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करें, आसान की भी प्रैक्टिस करें। व्हेन यू हैव गुड प्रैक्टिस तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। आप ओके सर, ठीक है, पेपर थैंक में यू सर। जाकर ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, थैंक यू सर। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आज के लिए ऐसे की वजह से इतनी मुझे टेंशन थी ना, बट आपने जब कहा ना कि आप इस पे सेशन देंगे, थैंक यू फॉर दैट। और बहुत सारी चीजें समझ आई सर। मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ कि लाइक आई हैव हर्ड सेइंग मैनी लाइक ऑफिसर्स के आपने कोशिश करनी है कि आपने 30 ऐसे जरूर अटेम्प्ट करके जाने हैं अपने फाइनल से पहले, आपने 25 लिखने हैं। अगर इतने नहीं लिखेंगे, मतलब वो एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सर मैं उसी चीज में अड़ी हुई हूँ कि जब तक कंटेंट इकट्ठा होना है, साथ साथ प्रैक्टिस के बाद एंड पे तो इतना टाइम नहीं रहना कि सिर्फ ऐसे ही 30 लिखने बैठ जाए हम आखिरी 2-3 महीनों में, लाइक बाकी 11 सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? लाइक मैंने तो सोचा था कि जब अच्छा ऐसे लिखने आ गया एंड तो कंटेंट हो गया तो बस यही प्रैक्टिस है, यही लिखना आ गया। स्पेसिफिकली नंबर के साथ लिखना सर, इस पे गाइड कर देंगे? स्पेसिफिक नंबर्स मतलब उनका कहने का पर्पस ये होता है कि आप ना इसको लिखें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वो नंबर इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट्स से पूछते हैं कितने लिखें, तो उन्होंने चलो बनाया होता है कोड के भाई इतने लिख लो, तो आप लिख लें। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप साथ साथ इस पर वर्क कर रहे हैं ग्रेजुअली, तो आप साथ साथ इसको लिखते रहें। अचानक से तो आपकी राइटिंग स्पीड भी नहीं बनेगी, एक्सप्रेशन भी नहीं डेवलप होगा। तो इट हैपन्स विद द प्रोसीजर, लाइक ड्यूरिंग द प्रोसीजर, नॉट एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो आप इसको साथ साथ जो है वो उसको चीज़ें करते रहें, और आपके पास अच्छा जो है वो मटेरियल भी रेडी हो जाएगा, एक्सप्रेशन भी रेडी हो जाएगा। तो आपने एंड पे लिखने की बजाय आपने ऐसे अभी से लिखना शुरू कर देने हैं। जब बेसिक्स आपके लेट से शुरू होती हैं, आउटलाइन पे जाएं, पहले पैराग्राफ से शुरू करें, फिर आउटलाइन पे जाएं, फिर ऐसे पे जब आपकी पूरी ग्रिप आ जाए तो आप वीकली या फोर्टनाइटली कैसे लिख के उसको वैलिडेट करवाते रहें, डेट्स ऑल। तो ओके सर। कितने होने चाहिए इसका कोई फिगर नहीं है एग्जैक्ट। स्टूडेंट्स जैसे मैंने तो ऐसे फुल फ्लैज जैसे अपना पहला मैंने एग्जाम के अंदर लिखा था इन 2018, दैट वाज माय फुल लेंथ ऐसे। और उससे पहले मैंने पीएमएस का एग्जाम दिया था, दैट वाज बेसिकली माय फुल लेंथ ऐसे 2 आवर्स में, एंड देन आई रोट अनदर ऐसे इन माय सीएसएस। तो इससे पहले तो मैं सिर्फ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करता था कि भाई मैंने 10 मिनट के अंदर एक आउटलाइन लिखनी है या 10 मिनट के अंदर एक इंट्रोडक्शन लिखना है। तो उससे मेरी पेस डेवलप हो गई थी, मेरे जो थी ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि मैं कम टाइम में ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। तो एक मेरा एक सिस्टम बन गया था, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो मुझे पता था कि मुझे ऐसे पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि टेक्निक्स कौन सी हैं, पैराग्राफ कैसे लिखना है, मेरे पास लिटरेट डिवाइसेस मुझे पता है, फैक्ट्स हैं। तो एक पैराग्राफ जहाँ पे लिखना है मैं 10 भी लिख सकता हूँ। तो आई हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इट डजेंट मैटर कि यू हैव टू राइट फुल एसेज और नॉट, यू जस्ट नीड टू नो कि आपने आपको ऐसे को एक्सपैंड करना आना चाहिए, पैराग्राफ को आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। और मैंने ऐसे नहीं लिखता था, लेकिन मैं आउटलाइन डेली प्रैक्टिस करता था। तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ थी। तो यू नीड टू नो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स बिफोर अपीयरिंग इन द ऐसे पेपर, और उसके ऊपर ही आपने प्ले करना होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अलीजा, क्या क्वेश्चन है? सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, जो लिटरेरी एसेज होते हैं सर, उसके रिगार्डिंग मैंने डिफरेंट सीएसएस पे डिफरेंट सुना है कि कुछ कहते हैं कि ये सेफ साइड है। ऐसे का मतलब ये होता है कि आपने कुछ लिटरेचर रिलेटेड ही अटेम्प्ट करने चाहिए और करंट अफेयर रिलेटेड नहीं करने चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जो लिटरेरी एसे है वो सेफ साइड नहीं होती। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लिखते हैं भाई, मेरे बैचमेट लिटरेरी भी लिख के आए हैं, वो भी पास हुए हैं। मैं दूसरे करंट अफेयर पे लिखता था, वो भी पास हुआ हूँ। तो इट डजेंट मैटर कि आपका टॉपिक कौन सा है, बट यू नीड टू जस्ट राइट, एंड आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए।
मुझे लिटरेरी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने पेपर में जाके नहीं लिखता। मुझे पता भी मेरे पास आइडियाज़ जो हैं वो इसमें पूरे नहीं होंगे। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो करंट डेवलपमेंट्स पे है, तो मैं उस पर लिखता था। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे लिटरेरी टॉपिक ज़्यादा अच्छे आते हैं, मैं उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो आप उस पर लिखें। तो ये राय बिल्कुल गलत है कि आप वो लिखेंगे तो पास होंगे या ये लिखेंगे तो पास होंगे। आप कोई भी लिखें, पास हो सकते हैं। जी सोहा, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी आउटलाइन होती है, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, फ्रेज बेस या फिर सेंटेंस बेस? दोनों चीजें चल सकती हैं अकेली, लेकिन जिसमें आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं, सेंटेंसेस में मिस्टेक अगर आपने आउटलाइन में करनी तो फिर आपका अल्लाह ही मानता है। जी सर, ठीक है। ठीक है, मैं फ्रेजेस लिखता हूँ, लेकिन अगेन आई हैव दीज लाइक बैचमेट्स, ओके, फ्रेजेस में भी लिख के पास हुए हैं, सेंटेंसेस में भी लिख के पास हुए हैं, तो कोई मसला नहीं होता। जी, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कुछ ना कुछ इसमें आपको फ़ायदा हुआ होगा। और इट डजंट लाइक एंड हेयर, आपने इस पे वर्किंग करनी है। और लाइक इट रियली हर्ट्स मी आई व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स failing the exam because of essay, and then they ask me how to pass the essay। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दीज थिंग्स। और बेसिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। उसके बाद आपकी अपनी गेम है कितनी आप अच्छे मार्क्स लेते हैं, बट फेल हम नहीं होंगे जब तक आपकी बेसिस जो है वो ठीक रहेंगी। आप फेल नहीं होंगे जैसे ही, लेकिन आपने बेसिस पे काम नहीं किया तो आप जिधर मर्जी से पढ़ लें, जो मर्जी चीज़ कर लें, आप जो है ना वो अगेन मार खाते रहेंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप इस पे काम करें। और उसके बाद आई विल सी कि इसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर भी कभी सेशन करवाऊंगा, तो इसमें आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को भी देख लेंगे। So that is all about today. Thank you for joining. Allah Hafiz.